हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग सीआरपीसी का रिवीजन करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। सारे चैप्टर्स तो हम इसमें कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्शंस और चैप्टर्स जो है हम इस वीडियो में कंप्लीट कर पाएं। तो ये रैपिड रिवीजन होने वाला है आपका सीआरपीसी का। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं सीआरपीसी के बारे में जो हम सबको पता होनी चाहिए। 484 सेक्शंस हैं सीआरपीसी में, ठीक है। 484 सेक्शंस हैं, 37 चैप्टर्स हैं एंड देर आर 2 schedules, ठीक है। 484 सेक्शंस हैं, 37 चैप्टर्स हैं, देर आर 2 schedules। वो 2 schedules किस बारे में बताते हैं? एक schedule बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब जो ऑफेंसेस बता रखे हैं उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है, कौन से बेलेबल हैं, कौन से नॉन बेलेबल हैं, कौन से कॉग्निजेबल हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं। ये तो फर्स्ट शेड्यूल में बात कर रखी है। दूसरे शेड्यूल में फॉर्म्स के बारे में बता रखा है। और एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि जो टोटल फॉर्म्स दे रखे हैं सीआरपीसी में, पूछा नहीं जाता ये सवाल, लेकिन फिर भी कितने होने चाहिए, मतलब कितने हैं? देयर आर 56 फॉर्म्स इन टोटल, ठीक है। 56 फॉर्म्स हैं, ये बात हो गई। और ये एंट्री नंबर 2 है ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। एंट्री नंबर 2 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि इस पे स्टेट भी लॉ बना सकती है और यूनियन भी लॉ बना सकती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का दूसरा एंट्री है ये लॉ, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 37 चैप्टर्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे नहीं लगता कहीं पूछी गई है अभी तक किसी जुडिशरी में, बट हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि किसने ड्राफ्ट किया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, केवी के सुंदरम ने इसे ड्राफ्ट किया था, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी के बारे में बात कर रहा है, जिसमें 5 सेक्शंस हैं, जो कि सारे ही सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ सेक्शन 1 और 2 हमें जो है ध्यान से देखना है, बाकी के जो सेक्शंस हैं हम उसे छोड़ सकते हैं। तो क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है प्री के लिए, हम सब कुछ जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज जो ध्यान से निकल गई वो एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974, ठीक है। तो एंट्री नंबर भी दूसरा है और एक्ट नंबर भी 2 है ऑफ 1974। एनैक्ट कब हुआ था? 25 जनवरी 1974। और ये फोर्स में कब आया? तो वो 1 अप्रैल 1974। ये सारा प्री का सवाल है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, ये तो इसमें ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सटेंड कर रहा है होल ऑफ इंडिया पे। अब जम्मू एंड कश्मीर पहले यहाँ पर लिखा था, बट अब ऐसा नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर पर भी एक्सेप्ट एक्सटेंड कर रहा है। प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन चैप्टर 8, 10 और 11। तो 8, 10 और 11 अप्लाई नहीं करेगा कहां पर? स्टेट ऑफ नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज पर। अब ये ट्राइबल एरियाज कहाँ के हैं? तो ये सवाल आया है कई बार। तो ट्राइबल एरियाज आसाम के हैं, ठीक है। जो जो चीजें मैं बता रही हूँ सारे सारे प्री के सवाल हैं। अब इन्होंने कहा लेकिन कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर नोटिफिकेशन लगा करके यहाँ पर इन चैप्टर्स को अप्लाई करना चाहे 8, 10 और 11 को, तो अप्लाई कर सकती है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन, मतलब 8, 10, 11 तो अप्लाई होगा, लेकिन और पूरा सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा। कहाँ पर? स्टेट ऑफ नागालैंड पे और ट्राइबल एरियाज पे, ठीक है। ये गलती मत करना, क्योंकि हमें यहाँ से समझना चाहिए था। अगर हम इस लाइन को अभी फिलहाल के लिए हटा दें तो प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड शैल नॉट अप्लाई स्टेट ऑफ नागालैंड पे और ट्राइबल एरियाज पे अदर दैन दोज, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट चैप्टर 8, 10 और 11 जो है यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ट्राइबल एरियाज कहाँ के? ट्राइबल एरियाज आसाम के। इतना हुआ हमारा प्री का बात जो सेक्शन नंबर 1 से हमसे पूछा जाता है। अब चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस के बारे में बताया हुआ है। तो डेफिनेशन सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन बताई हुई है। तो ऐसे ऑफेंसेस जो बेलेबल बताए गए हैं आपके फर्स्ट शेड्यूल में, उन्हें हम बेलेबल ऑफेंसेस कहेंगे फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। और नॉन बेलेबल उसके अलावा जितने भी अगर कोई ऑफेंसेस हैं तो वो नॉन बेलेबल होंगे। अब बेलेबल, ये तो बहुत मतलब एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन टाइप की लिखी हुई है, लेकिन बेलेबल आपको नाम से समझ में आ रहा है जहां पर बेल आपके अक्यूज्ड का मैटर ऑफ राइट होता है। जहां पर बेल आपके अक्यूज्ड का मैटर ऑफ राइट होता है, उन्हें हम बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं, ठीक है। मतलब वहां पर जो है आपका अक्यूज जो है वो एंटाइटल्ड होता है कि वो बेल ले सकता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल नहीं मिलती है
वहां पर उसका कोई बेल मिल जाती है, लेकिन मैटर ऑफ राइट नहीं होता, आप ऐसा राइट उसको क्लेम नहीं कर सकते। अगर कोर्ट कहेगी तो मिल जाएगी बेल, अन्यथा नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये तो 2A में है, और ये सारी चीजें जो है अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। फिर चार्ज के बारे में बताया, तो चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। अरे जैसे चार्ज का मतलब होता है, अगर हिंदी में समझो तो आरोप। एक व्यक्ति पर कई सारे आरोप लगाए जा सकते हैं, हर्ट का हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट का हो सकता है, मर्डर का हो सकता है। तो ये मर्डर हेड ऑफ चार्ज है। क्यों? क्योंकि पहले हर्ट किया होगा, फिर ग्रीवियस हर्ट किया होगा, उसके बाद जो है उसका मर्डर कमिट कर दिया। तो चार्ज में हेड ऑफ चार्ज इंक्लूड होता है जब एक चार्ज में कई सारे हेड्स होते हैं। तो मेन चार्ज देखते हैं, मेन चार्ज लगाया जाता है कि मर्डर का चार्ज है इस बंदे के ऊपर। ठीक है, वैसे जब उसने मर्डर किया होगा तो पहले हर्ट कॉज किया होगा, फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज किया होगा, इस तरीके से। डेफिनेशन एज इट इज आपको याद होनी चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में 2C में बताया, कहा, और वहीं पर लिख लो कि 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कह रहा है मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स इन विच पुलिस ऑफिसर may in accordance with the first schedule or under any other law for the time being enforce arrest without warrant। जहां पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर ले उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल में इसका उल्टा हो जाएगा कि पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। 2D में कंप्लेंट के बारे में बताया, तो कंप्लेंट एक ऐसा एलिगेशन है जो कि ओरली किया जा सकता है या राइटिंग में किया जा सकता है। किसको किया जाएगा? मजिस्ट्रेट को किया जाएगा, विद व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। और ये क्यों कर रहे हैं? कंप्लेंट आखिर करी क्यों जा रही है? इस वजह से मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करी जा रही है कि वो कुछ एक्शन ले इस कोड के अंदर, कि किसी पर्सन ने, भले ही वो पर्सन जान पहचान का हो या अननोन हो, मतलब कि जिसने भी ऑफेंस किया है, ये वेदर नोन और अननोन, जिसने ऑफेंस किया है उसके लिए यूज हुआ है। भले ही कोई पर्सन, कोई एक्स पर्सन किसी के अगेंस्ट अगर कंप्लेंट कराने आया है, तो हो सकता है कि वो उसको जान रहा हो या हो सकता है उसको ना भी जान रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं होती है। पुलिस रिपोर्ट हमें 2R में बताई गई है यहीं पर। ठीक है, 2R में बताई गई है। और पुलिस रिपोर्ट कुछ नहीं होता, 173 सबसेक्शन 2 के अंदर जो CRPC जो रिपोर्ट फॉरवर्ड करती है, जो रिपोर्ट फॉरवर्ड करी जाती है मजिस्ट्रेट को, उसको हम लोग पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कहा कि, और ये कई बार पूछा जाता है, कह रहा है कि अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ऑफिसर ने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसके बाद पता चल रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था। मतलब वो पहले तो पुलिस ऑफिसर इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि शायद कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, लेकिन सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ये पता चला कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उसको माना जाएगा, इट विल डीम्ड, उसको ऐसा माना जाएगा कि वो कंप्लेंट है, और पुलिस ऑफिसर को whom such report is made shall be deemed to be a complainant। तो पुलिस ऑफिसर उस मामले में कंप्लेनेंट हो जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट का मतलब क्या है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखना चाहो देख लेना, ये बस पता होना चाहिए कि 2E में दिया हुआ है। फिर 2F में इंडिया के बारे में बताया, इंडिया मीन्स द टेरिटरीज, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2G पे आओ, 2G में इंक्वायरी के बारे में बताया हुआ है। अब G कैसे याद रखोगे, क्योंकि ऐसे जनरली भी पूछ लेते हैं सेक्शन बेस्ड। तो यहाँ पर Q लिखा है कि Q को ही G कर दो, दोनों सिमिलर दिख रहे हैं तो ऐसे याद हो जाएगा। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। मजिस्ट्रेट के द्वारा करी जाती है इंक्वायरी, कोर्ट के द्वारा करी जाती है। इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। ठीक है, इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है जो कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा करी जाती है। इंक्वायरी कभी भी पुलिस नहीं करती है। पुलिस क्या करती है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जो कि हमें 2H में बताया गया। क्या? इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये ऑब्जेक्ट बताया गया है किसका? इन्वेस्टिगेशन का। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? पुलिस ऑफिसर क्यों कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन? ताकि वो एविडेंस कलेक्ट कर सके। ठीक है, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट। भले ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कर रहा हो या कोई और पर्सन भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब खुद नहीं करते हैं इन्वेस्टिगेशन, ये बात याद रखना। और ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन कभी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन कभी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट नहीं करी जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करता है? पुलिस ऑफिसर कंडक्ट कर सकता है या कोई और पर्सन कर सकता है जिसको जो है मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया हो पुलिस ऑफिसर के बिहाफ पर।
ये सारे सवाल प्री के हैं, ठीक है। फिर 2i में जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया, तो इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, जहां पर एविडेंस लीगली ऑन ओथ लिया जाता है उसको हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं, यानी कि कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसे हम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहते हैं, ठीक है। फिर लोकल जुरिस्डिक्शन पे आ जाओ, तो लोकल जुरिस्डिक्शन में वही है, जब कोर्ट या मजिस्ट्रेट का वो अपने लोकल एरिया में जब कुछ भी मतलब कंडक्ट कर रहे हैं, अपने पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, जहां पर वो अपने पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो उनका लोकल जुरिस्डिक्शन होता है। 2J में लोकल जुरिस्डिक्शन है, इतना पता होना चाहिए बस। 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बताया हुआ है, तो जहां पर एरिया डिक्लेयर कर दिया गया, हम लोग सेक्शन 8 में पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2L में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां पे पुलिस ऑफिसर को कोई अथॉरिटी नहीं होती है जहां पर वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके। शायद मैंने कुछ उल्टा बोला है क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस में, अगर मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ उल्टा बोला है, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इतने ग्रेव ऑफेंसेस नहीं होते हैं कि पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी मिल जाए कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर ले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 2M में नोटिफिकेशन दे रखा है, सिर्फ सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस है। 2N में ऑफेंस के बारे में बता रखा है। अब लोग यहां तक तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, एनीथिंग एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, वो ऑफेंस होता है। लेकिन आगे की भी बात पूछ ली जाती है कि जब कोई कंप्लेंट करी जा रही है अंडर सेक्शन 20 ऑफ, पूछ लिया जाता है कौन से सेक्शन के अंडर ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, तो ये याद रखना, ठीक है। 2O में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के बारे में बताया हुआ है, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, कौन होता है ये। 2O में क्या डिफाइंड है ये पता होना चाहिए। 2P में प्लेस के बारे में बताया गया है, इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और एंड वेसल। वेसल का मतलब होता है बोट या फिर कोई शिप, मतलब पानी के द्वारा जब जो ट्रैवल किया जाता है उसको भी प्लेस कह रहे हैं, ठीक है। 2Q में प्लीडर के बारे में बताया गया, प्लीडर कौन पर्सन होगा, तो विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट मीन्स अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट, प्रैक्टिस करने के लिए। कभी पूछा नहीं जाता ये चीज, लेकिन हो सकता है सेक्शन बेस्ड पूछ ले। इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग। 2R में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, एक ऐसी रिपोर्ट जो कि फॉरवर्ड करी जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। पुलिस स्टेशन बताया गया है, कोई भी ऐसी पोस्ट या कोई ऐसा प्लेस जो कि जनरली या स्पेशली डिक्लेयर किया गया है। कौन डिक्लेयर करता है? स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, पुलिस स्टेशन उस चीज को कहती है, ठीक है। और इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। फिर 2T में प्रिस्क्राइब के बारे में बताया गया, छोड़ दो। 2U इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बता रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सेक्शन 24 में अपॉइंट किया गया है, और इंक्लूड करता है हर वो पर्सन who is acting under the directions of public prosecutor, ठीक है। 2V में सब डिविजन बता रखा है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस शुरू हो जाती हैं। ये 2WAB समन्स केस। 2W समन्स केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस। वाह, क्या डेफिनेशन लिखी है। कहा कि जो वारंट केस नहीं है वो समन्स केस है। तो अब देख लो कि वारंट केस क्या है। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life, imprisonment for a term exceeding 2 years। कई बार पूछा गया है, कहाँ पर डिफाइंड है वारंट केस क्या होता है। तो जो डेथ से पनिशेबल है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, या 10 साल नहीं, या तो 2 years से ऊपर पनिशेबल है, तो वो वारंट केस की कैटेगरी में आएगा। इसी का उल्टा कर दो तो समन्स केस की कैटेगरी में आएगा। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि 2 साल से कम के लिए अगर पनिशेबल है, क्योंकि 2 साल से ऊपर के लिए हम वारंट केस कह रहे हैं, तो जो ऑफेंस 2 साल से कम के लिए पनिशेबल है वो समन्स केस हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, 2W और 2X हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब बात करेंगे 2WA की। 2WA कह रहा है कि विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी। 2WA कब से फोर्स में आया था, मतलब 2WA को कब ऐड किया गया था ये भी पता होना चाहिए। 2009 के एक्ट 2009 के अमेंडमेंट से। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि कब ऐड किया गया था, यहाँ पर लिख लो 2009 के अमेंडमेंट से। और विक्टिम में उसके गार्जियन और लीगल हायर भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी, कोई भी लॉस और इंजरी बाय रीजन ऑफ एक्ट और कमीशन ऑफ द अक्यूज पर्सन, कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन किया है अक्यूज पर्सन ने जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है,
तो और उसको उस अक्यूज पर्सन के एक्ट या ओमिशन की वजह से जब कोई पर्सन कोई इंजरी सफर करता है तो उसे हम लोग विक्टिम कहते हैं, जो कि 2WA में बताया गया है। विक्टिम में हिज और हर गार्जियन भी आएंगे और लीगल एयर भी आएंगे। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यहाँ पर यूज किए गए हैं बट डिफाइंड नहीं है, और आईपीसी में डिफाइंड है। वही सेम चीज अगर आईपीसी में डिफाइंड है तो सेम मीनिंग होगा उसका, जैसे कि मतलब समझ गया ना, सेम मीनिंग होगा, हम आईपीसी से वो डेफिनेशन उठा लेंगे। ठीक है, 3 आपको पढ़ना नहीं है, 4 भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे अब 6 पे आ जाओ, चैप्टर नंबर 2। यहाँ से सारी कहानी जो है सीआरपीसी की शुरू हुई है। अभी तक तो बस छोटी मोटी बात इन्होंने बताई, 15 मिनट में हम लोगों ने छोटी मोटी बात करी। लेकिन डेफिनेशन वाला जो आपके लिए क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ नहीं अप्लाई हो रहा है, कौन से चैप्टर्स कहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं, कहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके अप्लाई करेगी, ये सारी चीजें आपको प्रिलिमिनरी वाले पार्ट से पता होनी चाहिए। तो वो चीज आपकी सॉर्टेड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 सॉर्टेड है। फिर आओगे चैप्टर नंबर 2 पे, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस के बारे में हमें बताया गया। सेक्शन नंबर 6, अब यहाँ से जो है चीजें इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ठीक है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में कह रहा है कि हाई कोर्ट और कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड देयर शैल बी इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में, द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। सबसे पहले क्या, कोर्ट ऑफ सेशन, फिर उसके बाद जेएमएफसी, जहां पर मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएंगे, और जेएमएससी, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वही आईएएस वाले जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, डीएम वगैरह। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन है, फिर जेएमएफसी है, या फिर एमएम है फॉर द मैटर ऑफ सीआरपीसी, क्योंकि बीएनएसएस से अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का चैप्टर ही गायब कर दिया, मतलब सेक्शंस गायब हो गए वहां से। फिर जेएमएससी है, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। ये 4 आपको ऐसे के ऐसे याद रखने, हायरार्की इनकी याद रखनी है। फिर टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में बात कर रहा है, तो हर स्टेट का जो है सेशन डिवीजन होगा, और shall consist of session division, and every session division shall for the purpose of this code be a district or consist of districts. अब यहाँ पर एक चीज याद रख लेना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, पता नहीं क्या हो रहा है ये, एक सेकंड, जो ये स्टेट गवर्नमेंट है ये कंसल्टेशन करेगी हाई कोर्ट का, और ऑल्टर कर सकती है लिमिट ऑफ नंबर ऑफ सच डिविजन्स। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन इतना ध्यान रख लेना कि टेरिटोरियल डिविजन्स कहाँ पर दिए हुए हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन करेगी, मतलब ये याद रखो कि स्टेट गवर्नमेंट किसके साथ कंसल्टेशन कर रही है, ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर वो लिमिट वगैरह ऑल्टर कर सकते हैं। तो सेशन divisions, district and subdivisions existing in the state that at the commencement of this code shall be deemed to have been formed under this section. ऐसा डीम किया जाएगा कि वो इस सेक्शन के अंदर फॉर्म किए गए। उसके बाद ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ ले दे के बस 1-2 सवाल यहाँ से बनते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन से कहे जाएंगे। तो जो है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के डिक्लेयर कर सकती है अगर एक्सीड कर रही है 1 मिलियन से ज्यादा कहीं भी किसी भी एरिया की या किसी भी सिटी या टाउन की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा एक्सीड कर रही है, तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाएगा। कौन कौन से प्रेसिडेंसी टाउन्स हैं इस कोर्ट के बाद, इस कोर्ट के कमेंसमेंट के बाद? तो बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये चीज याद रखना, शैल बी डीम्ड टू बी डिक्लेयर अंडर सबसेक्शन 1 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। इन्हें मेट्रोपॉलिटन एरिया कहा जाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है। ये सारी चीजें इतना जो है अंदर जाने की जरूरत आपके लिए नहीं है, बस ये चीज याद रखो कि अगर 1 मिलियन से ज्यादा एक्सीड कर रही है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। ठीक है, इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बताया गया है वो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस से उसको एसर्टेन किया जाएगा या कैलकुलेट किया जाएगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना कि लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस से होगा। फिर उसके बाद 9 में कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताया गया है। तो कौन स्टैब्लिश करता है? देखो, कोई भी कोर्ट अगर स्टैब्लिश हो रही है, एक मूल मंत्र याद रखो यहाँ इन सारे सेक्शंस का, कि कोई भी कोर्ट अगर स्टैब्लिश हो रही है तो वो स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है। ठीक है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आगे के सेक्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और स्टेट गवर्नमेंट तो करेगी ही करेगी, इसलिए उसके आगे शैल लिखा होता है। ठीक है,
और प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जजेस कौन अपॉइंट करेगा, तो वो काम हाई कोर्ट का होता है। ये जो है ये मूल मंत्र है इन सारे सेक्शंस का, तो यहाँ से कोई सवाल गलत नहीं होगा अगर इतना पता है तो। कहीं कहीं पर कंसल्टेशन लेने की बात है तो वो थोड़ी सी चीज देखनी होगी कि कहाँ पर कंसल्ट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर 9 में कोर्ट ऑफ सेशन दे रखा है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करेगी कोर्ट ऑफ सेशन हर सेशन डिवीजन के लिए, और हर सेशन कोर्ट ऑफ सेशन में सॉरी अपॉइंट होगा जज जो अपॉइंट किया जाएगा वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट किया जा सकता है, असिस्टेंट सेशन जज भी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पर हो गई। और अगर ये तो पढ़ लेना अपने आप की सेशन जज का अगर ऑफिस वेकेंट है तो हाई कोर्ट जो है अरेंजमेंट करेगी, एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज उनकी जगह पर बैठाएगी। और अगर एडिशनल सेशन जज भी नहीं है और असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है तो आगे लिख लो कि सीजीएम के पास भी पावर है, अगर स्टेट गवर्नमेंट कह रही हूँ, अगर हाई कोर्ट कह दे तो। ठीक है, ये बात याद रखनी है। बाकी और इसमें कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पढ़ लिया सेक्शन नंबर 9 में बहुत है। फिर देख लो कि सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, ये तो पता ही है, इसके लिए अलग से सेक्शन डालने की कोई जरूरत नहीं थी कि भाई असिस्टेंट सेशन जज जो है वो सबऑर्डिनेट होंगे सेशन जज के, यानी कि सेशन जज की जो उपाधि है वो ज्यादा है, उनका औहदा बड़ा है, और असिस्टेंट सेशन जज है वो कम है, मतलब उनका औहदा कम है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो सेशन जज होते हैं और एडिशनल सेशन जज होते हैं इनकी पावर सेम होती है, लेकिन जो असिस्टेंट, जब नाम के आगे असिस्टेंट लग गया है तो पावर कम हो जाते हैं और वो सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। ये बात आपको बस याद रखनी है, सेक्शन नंबर याद रखना यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताया, तो हर डिस्ट्रिक्ट में कह रहे हैं कि देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड एज मेनी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड ऑफ सेकंड क्लास, जेएमएससी की कोर्ट, जेएमएफसी की कोर्ट। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा आफ्टर द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट कौन कर रहा है? हाई कोर्ट अपॉइंट कर रही है। हाई कोर्ट को अगर नेसेसरी लग रहा है, कहीं पर एक्सपीरियंट और नेसेसरी लग रहा है, तो वो पावर कन्फर कर सकती है जेएमएफसी ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ऑन एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है, फंक्शनिंग एज अ जज इन अ सिविल कोर्ट। ठीक है, अगर उन्हें जरूरी ऐसा लग रहा है तो। फिर 12 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताया, तो कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही आगे चल के सीजीएम बनते हैं। ठीक है, When the High Court may appoint any judicial magistrate of the first class to be additional chief judicial magistrate, भी वो ऐसा कर सकते हैं। Then such magistrate shall have all powers of CGM। भाई अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके पास सारी पावर्स होंगी CGM की। यही सारी बात जो है इसमें बताई गई है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें घुस करके आपको कुछ पढ़ना है। सेक्शन नंबर 13 में स्पेशल सेक्शन नंबर याद रखना, बस इतना मैं कह रही हूँ कि सेक्शन नंबर याद रखना। सेक्शन नंबर 13 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करी है, तो एक बात यहाँ से जो पूछी जाती है वो ये कि ये जो मजिस्ट्रेट है इनको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो कहा जाएगा और इनको अपॉइंट किया जाएगा नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। लेकिन क्या कहा कि एसजेएम जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनकी जो उपाधि होती है वो 1 साल तक के लिए होती है, एट अ टाइम 1 साल तक के लिए ही हो सकती है, एज द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, जिस तरीके से हाई कोर्ट डायरेक्ट करे। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर कौन सी होती है? तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की होती है, अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया में है आउटसाइड इज लोकल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सब पढ़ लेना, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वही चीज जो भी ऊपर पढ़ के आए मजिस्ट्रेट्स के लिए वही सेम चीज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के लिए उन्होंने बता दी है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मेरा बताने वाला चीज नहीं, अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर ये चीज आपको भी समझनी होगी, और इतना मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि अगर आप ये रैपिड रिविजन देख रहे हो तो आपने ऑलरेडी सीआरपीसी पढ़ रखा है। तो अब जब एग्जाम के लिए इतना कम समय, जैसे मैं आरजेएस वालों की अगर बात करूं, तो अगर आरजेएस वालों का जो है एग्जाम 23 जून को है, एग्जाम के लिए अगर इतना कम समय बचा है तो जो चीजें बहुत आपको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो चीजें आपको सिर्फ रिवाइज करनी चाहिए, बाकी अननेसेसरी चीजों पे ध्यान ना दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। और ये सारे लेक्चर्स इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या कोई भी लेक्चर, नॉट ओनली दिस लेक्चर, कोई भी रैपिड रिविजन वाला लेक्चर आप आराम से कान में लगा करके, ईयरफोन्स लगा करके सुन सकते हो उसे, और दिमाग में फिर वही सारी चीजें चलेंगी, तो आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे। कोई जरूरी नहीं है कि अगर 3 घंटे का कोई लेक्चर है तो आप उसको बैठ करके देख रहे हो, ऐसे टहलते घूमते फिरते 2x की स्पीड में अगर आप उसे देख रहे हो
तो इट विल बी मोर देन इनफ। लेकिन अब ये नहीं है कि ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जो भी कान में चल रहा है टहलते घूमते फिरते अगर देख रहे हैं, अगर टहल करके देख रहे हैं तो उसे ध्यान देना है कि क्या जो है टीचर आपका पढ़ा रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम आएंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पे। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जो लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होने के लिए फिट है, एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और फिर उनमें से एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना, अपने आप पढ़ लेना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, लोकल जुरिस्डिक्शन वाला सबऑर्डिनेशन। अब आ जाओ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कुछ मूल बातें हैं जो यहाँ से पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो हर एक हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने कहाँ पढ़ी? 2U में। कहाँ पढ़ी? 2U में, ये याद रखना है। ठीक है, फिर अपॉइंट कर सकती पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एक या एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी। ठीक है, फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ of the central government or the state government as the case may be. The central government may appoint one or more public prosecutor, एक या एक से ज्यादा may appoint। मैंने आपसे कहा ना, आगे के आप सेक्शंस में बढ़ेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट may पे आ जाती है, एक या एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो अपॉइंट कर सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्हें एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो अपॉइंट करना ही है, और वो एक से ज्यादा भी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और 50 बार पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किससे कंसल्ट करेंगे? सेशन जज से। अपने बेयर एक्ट में लिख लीजिए कि डीएम जो हैं वो कंसल्ट करते हैं सेशन जज से। क्यों कंसल्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये एक पैनल ऑफ नेम प्रिपेयर करते हैं ऑफ पर्सन। ऐसे ही किसी कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन जाता है, एक बकायदा पैनल वगैरह बनाया जाता है, उसमें नाम होते हैं वकीलों के जो है 7 साल से ऊपर की जिनकी सर्विस हो गई है, मतलब जिन्होंने प्रैक्टिस वगैरह कर लिया है 7 साल से ऊपर, उन्हें बनाया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो एक पैनल ऑफ नेम प्रिपेयर होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रिपेयर करते हैं, किसके साथ कंसल्ट करके? सेशन जज के साथ कंसल्ट करके। और फिर उसके बाद कौन पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा और उनमें से कौन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो डिसाइड किया जाता है। कोई भी नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसी भी पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम पैनल ऑफ नेम्स में अपेयर नहीं हो रहा है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रिपेयर किया है। नहीं कर सकते ऐसे, बिना उसके नहीं कर सकते। नॉटविथस्टैंडिंग वेयर इन स्टेट देयर एग्जिस्ट रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, अगर एक रेगुलर कैडर है वहां पर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स का, तो स्टेट गवर्नमेंट वहां से अपॉइंट कर लेगी। देखो, पहली बात तो क्या कही कि डीएम जो है कंसल्ट करके सेशन जज से नाम जो है प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अगर इस पर जो भी लिखा हुआ है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 में कुछ भी लिखा हुआ है उसको एक बार के लिए छोड़ दो। अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में कोई रेगुलर कैडर है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का, तो स्टेट गवर्नमेंट वहां से अपॉइंट कर लेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर रेगुलर कैडर है तो वहां से हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट वहां से अपॉइंट कर लेगी। यहाँ पर रेगुलर कैडर वगैरह की डेफिनेशन बता रखी है कि क्या है रेगुलर कैडर। A person shall be eligible to appointed as a public prosecutor or additional public prosecutor under subsection 1 and subsection 2, मतलब जो कह रहे हैं not less than 7 years। अब ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, 7 साल से कम का तो नहीं होना चाहिए, कम से कम 7 साल होना चाहिए अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो। The central government or the state government may appoint for the purpose of any case or class of cases a person who has been practiced as an advocate for not less than 10 years। अगर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो 10 साल तक की आपको एडवोकेसी करनी होगी। ठीक है, प्रोवाइडेड द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सबसेक्शन। देखो, सरकारी वकील जो होते हैं वो स्टेट की तरफ से लड़ रहे होते हैं, तो विक्टिम की तरफ से जनरली लड़ रहे होते हैं प्रोसिक्यूशन। ठीक है, अभी क्या है कि अब अगर जो विक्टिम है वो चाह रहा है कि हमें सरकारी वकील तो ठीक है, सरकारी वकील तो जो है वो है ठीक है, लेकिन हमको अपने चॉइस का एडवोकेट चाहिए, तो वो अपने चॉइस का एडवोकेट भी उसमें अपॉइंट करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
कोर्ट परमिट कर देगी विक्टिम को ऐसा करने के लिए, कोर्ट परमिट कर देती है। और वो लॉयर जो है, जो दूसरे लॉयर रहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अलावा, वो एक रिटन आर्ग्यूमेंट जो है ट्रायल के एंड में सबमिट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के उस पे ही काम करता है, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी करने लगेगा। पब्लिक क्योंकि सरकारी वकील है ना अथॉरिटी में, इस वजह से उसके डायरेक्शंस पर ही वो काम करेगा। ठीक है, बाकी और कुछ यहाँ पे ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको पढ़ना चाहिए। याद रखना कि 7 साल का टाइम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वहां पर नॉट लेस देन 7 ईयर्स, एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर है तो नॉट लेस देन 10 ईयर्स। कौन नाम दे रहा है? तो आपके जो डीएम साहब हैं वो पैनल ऑफ नेम प्रिपेयर कर रहे हैं सेशन जज के साथ कंसल्ट करके। ठीक है, फिर उसके बाद असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी हर डिस्ट्रिक्ट में 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस। ठीक है, कोई भी पुलिस ऑफिसर, ये पूछ लिया जाता है कि क्या कोई पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकता है, तो कहता है नहीं, कोई पुलिस ऑफिसर एलिजिबल नहीं होगा, ये जनरल रूल है। इसका एक्सेप्शन नीचे दिया हुआ है, कह रहा है कि वेयर नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल। मान लो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल ही नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर केस, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मे अपॉइंट एनी अदर पर्सन। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं किसी और पर्सन को भी। कौन अपॉइंट करेगा? ये याद रखना, डीएम अपॉइंट कर रहे हैं टू बी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द चार्ज ऑफ दैट केस। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी, पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ये तो जनरल रूल है, लेकिन किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर को भी अपॉइंट। पर कब किया जा सकता है? जब उन्होंने अगर किसी मतलब देखो, जनरल रूल क्या है कि पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, जनरल रूल तो ये कह रहे हैं, लेकिन किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है, कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है। इन्होंने कहा प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड। कैसे पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है? ऐसे पुलिस ऑफिसर को जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में अगर पार्ट लिया है, उस केस के इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने पार्ट लिया है, तो वो उस केस के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं हो सकता। और अगर वो इंस्पेक्टर की रैंक से अगर बिलो है तो भी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 25 में दे रखा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बीच में, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। 25A में डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बताया, तो स्टेट गवर्नमेंट एक स्टैब्लिश करेगी एक डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसमें एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे एज में, और डेप्यूटी डायरेक्टर्स जितने चाहे उतने हो सकते हैं, जितना भी फिट लगे स्टेट गवर्नमेंट को। पर्सन कौन एलिजिबल होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए या डेप्यूटी डायरेक्टर बनने के लिए? उनकी प्रैक्टिस 10 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, एंड सच अपॉइंटमेंट शैल बी मेड विद कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। मतलब कि चीफ जस्टिस का कॉन्करेंस लेना जरूरी है। ठीक है, हाई कोर्ट के। द हेड ऑफ डायरेक्टोरेट प्रोसिक्यूशन शैल बी डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन। जो हेड है वो डायरेक्टर होंगे उस प्रोसिक्यूशन के। हु शैल फंक्शन अंडर द, ये कई बार पूछा गया घिसा पिटा सवाल है ये, कि जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होगा ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट। ठीक है, होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट जो है उसके हेड कंट्रोल में होगा। और हर डेप्यूटी डायरेक्टर जो है सबऑर्डिनेट होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। यही कुछ ले दे के 4-5 सवाल यहाँ से बनते हैं, जो बनते हैं वो ऊपर से ही बनते हैं, यहाँ नीचे से कुछ ऐसा सवाल नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि फिर नीचे सबऑर्डिनेशन वगैरह बताया गया, तो ये सब सारी चीजें तो पता ही है कि भाई डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की जो है उपाधि वो सबसे ऊपर होगी, फिर उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर वगैरह होंगे, तो इन सारी चीजों से सवाल नहीं बनता। एक बात यहाँ देख लो कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन and the areas for which each deputy director of prosecution have been appointed shall be as the state government बताएगी, may by notification specify कि क्या power और functions है। ठीक है, मतलब इनके पावर और फंक्शंस क्या है ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द एडवोकेट जनरल। इस सेक्शन के प्रोविजंस एडवोकेट जनरल पर अप्लाई नहीं करेंगे फॉर द स्टेट वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब वो एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्ट कर रहे हैं एडवोकेट जनरल, तो ये सारे प्रोविजंस उनके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे 25A के। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 पर हम पहुंच चुके हैं फाइनली। उम्मीद कर रही हूँ कि आप यहाँ तक जो है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आधे घंटे में लगभग हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और ठीक से जो आपके सवाल वहां से बनते हैं, जितना देखो हम इस वीडियो में कर पाएंगे, जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना जो है हो पाएगा उतना ही हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि ऐसे
भाग करके जल्दी से करा देना, सिर्फ ऐसे आपको क्या बोलते हैं मार्जिनल हेडिंग वगैरह बता देना, उससे कोई पॉइंट नहीं है फिर रिवीजन कराने का। ठीक से रिवीजन करेंगे, भले ही 3 क्लासेस लगे, कोशिश करूंगी मैं कि 2 क्लासेस में हो जाए, और हो सकता है कि अगर अगर 3 क्लासेस बाय चांस होती है तो तीसरी क्लास बहुत ज़्यादा छोटी होगी। ठीक है, देखते हैं किस हिसाब से होता है चीज़ें। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमें पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में बता रहा है। सेक्शन नंबर 26 कह रहा है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। कौन से कोर्ट्स हैं जो कि ऑफेंस ट्राई कर सकते हैं अंडर दिस कोड। सो एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी, अगर आईपीसी के तहत कोई ऑफेंस हुआ है तो वो ट्राई किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, और कोई भी अगर ऐसा कोर्ट जो कि ऑफेंस बता रहा है फर्स्ट शेड्यूल में कि ये कोर्ट ट्राई कर सकता है उस ऑफेंस को, प्रोवाइडेड जब रेप से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं या विमेन से रिलेटेड मैं कहूँ अगर ऑफेंसेस हैं, विमेन के अगेंस्ट अगर ऑफेंसेस हैं, तो अगर विमेन जज होगी तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, और एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन्ड इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट व्हेन नो कोर्ट इज मेंशन्ड मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट। अगर कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो हाई कोर्ट या एनी अदर कोर्ट जहां पर फर्स्ट कैरियर में बता रखा है कि आप ट्राई कर सकते हैं। ये सवाल भर भर के पूछा जाता है कि जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स किसके पास होगा। तो कोई भी अगर ऐसा ऑफेंस है जो कि डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है, ठीक है, एज में कंफ्यूज हो जाते हैं, जुवेनाइल पढ़ लिया या चाइल्ड पढ़ लिया तो समझ लिया कि अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, नहीं, अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स है। यहाँ पर ये बात याद रखिए, यहाँ पे 16 ईयर्स की एज दे रखी है बच्चे की। मे बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सीजेएम। कौन ट्राई करेंगे? सीजेएम ट्राई करेंगे, लिख लो वहां पर 27 में सीजेएम ट्राई करेंगे, या फिर कोई ऐसा कोर्ट जो कि स्पेशली एम्पावर्ड है बाय अंडर द चिल्ड्रन एक्ट। अब चिल्ड्रन एक्ट तो रहा नहीं तो जेजे एक्ट। ठीक है, जेजे एक्ट ने अगर कोई कोर्ट एम्पावर कर रखा है, हमने तो कह दिया कि सीजेएम ट्राई करेंगे, लेकिन अगर जेजे एक्ट में कोई कोर्ट जो है वो बता रखा है तो वहां पर हो जाएगा। और अंडर और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग फॉर द, और अगर कोई दूसरा लॉ है जो प्रोवाइड कर रहा है ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन ऑफ द यूथफुल ऑफेंडर्स, तो वहां पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये सेक्शन बेस्ड भी पूछा जाता है, एज तो पूछी जाती है, और कई बार यही गलती हो जाती है कि अगर जुवेनाइल के बारे में बात कर ली तो 18 साल से कम का होगा, नहीं 16 साल से कम का है। ठीक है, अब सेंटेंसेस की बात आ रही है, सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। तो हाई कोर्ट जो है कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है जो कि जो भी ऑथराइज है लॉ के द्वारा, डेथ हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, ठीक है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, रिग्रेस है, सब कुछ पास कर सकता है हाई कोर्ट। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि पावर सेम होती है, और कोई भी सेंटेंस ये भी पास कर सकते हैं जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज है। बट अगर डेथ सेंटेंस पास करनी है तो पहले हाई कोर्ट का कंफर्मेशन लेना होगा, जिसके लिए आपको चैप्टर 28 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे सेक्शन 366 में कंफर्मेशन लिया जा रहा है सेशन जज के द्वारा हाई कोर्ट में। ठीक है, अगर उन्हें डेथ सेंटेंस पास करना है तो यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। पहले कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो है हाई कोर्ट एनल करने का क्या मतलब है? कैंसिल भी कर सकती है पनिशमेंट। मतलब अगर डेथ सेंटेंस दिया मान लो सेशन जज ने और हाई कोर्ट को नहीं सही लग रहा है तो वो कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज आप कैसे करेंगे? तो एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, वो भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं, लेकिन डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, और ऐसा कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते जो कि 10 साल से ज्यादा का है, उससे नीचे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें, तीनों ही चीजें जो हैं, तीनों ही सबसेक्शन आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास, मजिस्ट्रेट कौन से सेंटेंस पास कर सकते हैं? तो सीजीएम सबसे पहले में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस नहीं कर सकते, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं कर सकते, इम्प्रिजनमेंट 7 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, इतना याद रखो कि 7 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, फिर डेथ तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते और नहीं दे सकते फिर। ठीक है, जेएमएफसी है, जेएमएफसी जो है फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकते, 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकते, फाइन लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए तक, सॉरी 10,000 रुपीज तक का, ओनली एंड ओनली 10K। ठीक है, या फिर दोनों चीजें और बोथ। एक चीज यहाँ पर याद रखो राजस्थान वालों की, राजस्थान में अमेंडमेंट किया गया था, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है आपका, लेकिन आप जब अपने बेयर एक्ट में सेक्शन नंबर 29 देखेंगे
उसमें देखिए नीचे एक स्टेट अमेंडमेंट दिया है, अगर आपकी 2020 की बेयर एक्ट होगी तो से जनवरी हर में दिया ही हुआ है। तो इन्होंने जेएमएफसी का जो फाइन का पावर है, अगर आप राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 50,000 फाइन है जेएमएफसी का। 3 years तो है ही, साथ में राजस्थान के लिए, राजस्थान के स्टेट में अगर जेएमएफसी है कोई, तो वो 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे 10,000 है, और कोई स्टेट 10,000 मत लगा कर के आना, लेकिन आपका ये राजस्थान में 50,000 फाइन है। तो ये एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा, 50,000 फाइन वाली। फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ जेएमएससी दे सकते हैं, 1 साल से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, और फाइन जो है 5,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास वही सेम पावर होंगी जो कि सीजेएम के पास है, यानी कि सीजीएम इज इक्वल्स टू सीएमएम, और जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वही सेम पावर होगी जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास है। ठीक है, एक सेकेंड। Court of the powers of the Court of Magistrate of the first class. The Court of Chief Metropolitan Magistrate shall have the power of court CJM। अच्छा हाँ, यहाँ तक ठीक है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, हाँ जेएमएफसी, वही मैं कहूँ जेएमएफसी होना चाहिए यहाँ पर। तो जेएम या एमएम की वही पावर होगी जो कि जेएमएफसी की पावर होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर बता रहा है सेक्शन नंबर 29 क्या कह रहा है? 29 कह रहा है कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट, देखो मैं सिर्फ एक एग्जांपल से आप लोगों को ये सारी बातें बताती हूँ कि सेक्शन नंबर 30 में क्या दे रखा है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट अगर मजिस्ट्रेट के क्या पावर है, मजिस्ट्रेट इम्पोज कर सकते हैं इम्प्रिजमेंट और फाइन दे सकते हैं 5,000 रुपए तक का। ठीक है, और अगर पर्सन अनेबल है, फाइन मान लो कि उन्होंने 5,000 रुपए तक का फाइन लगाया, लेकिन वो पर्सन जो है वो फाइन उतना नहीं पे कर पा रहा है, तो उसको और इम्प्रिजमेंट मिलेगी, एडिशनल इम्प्रिजमेंट मिलेगी। ये तो हमें पता है ना। ठीक है, आप इसको लिंक कर सकते हो सेक्शन नंबर 65 आईपीसी से। ठीक, तो जब पनिशमेंट दी जा रही है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, और वो ओवर है और अबव है द सेंटेंसिंग पावर अंडर सेक्शन 29, जो पावर दे रखी है सेक्शन नंबर 29 के, तो अगर वो एडिशनल इम्प्रिजमेंट देंगे, जब हमारे मजिस्ट्रेट सब एडिशनल इम्प्रिजमेंट देंगे, तो हो सकता है कि वो ज्यादा चली जाए उनके जो पावर है उससे। तब क्या, देखो अब यहाँ पर क्या होता है, मान लो एग्जाम्पल समझो कि वो उसको थेफ्ट के लिए 379 में 3 साल की पनिशमेंट मिली। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास थे, उन्होंने क्या किया, 3 साल की तो इम्प्रिजमेंट दी थी, साथ साथ 5,000 रुपए तक का फाइन भी दिया। अब ये पर्सन नहीं पे कर पाया 5,000 रुपए तक का फाइन, तो उसे 2 महीने की इम्प्रिजमेंट और मिलेगी। ठीक है, उसे कैलकुलेशन कर लेना, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन 1/4 ऑफ द इम्प्रिजमेंट बता रखा है ना, उसे 2 महीने की इम्प्रिजमेंट और मिलेगी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। यहाँ पर आपका जो 30 सबसेक्शन 2 कह रहा है, वो कह रहा है कि अब क्या होगा, इम्प्रिजमेंट सब्सटैंटिव सेंटेंस के साथ एडिशन में होगा, यानी कि 3 साल तो आपने काट लिया, अब 2 महीने और काटने पड़ेंगे, 3 years प्लस 2 months मोर। हम ये नहीं कह रहे हैं, फिर यहाँ पर जो है पावर की बात नहीं आ जाएगी कि भाई इनके पास तो सिर्फ इतना ही पावर था, 3 साल से ज्यादा ये दे नहीं सकते थे, तो 2 महीने कैसे और दे दिया, तब यहाँ पर पावर की बात नहीं आएगी। कह रहा है इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी इन एडिशन टू अ सब्सटैंटिव सेंटेंस, उसके एडिशन में होगा ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। सबसेक्शन 2 ने साफ साफ कह दिया। ठीक है, तो ये बात जो है आपको याद रखनी है। प्रोवाइजो में कहा कि टर्म जो है वो एक्सेस में नहीं होगा, पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। फिर बी में देखो क्या कहा कि शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट विच मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। जितना मजिस्ट्रेट इन्फ्लिक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, इन्होंने कहा कि उनकी पावर से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन दूसरी बात भी समझना, इन्होंने ये भी कहा कि इतना एक्सीड नहीं करना चाहिए, 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए जितना वो कॉम्पिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने इम्पोज किया 3,000 रुपए तक का फाइन, सॉरी 3 साल के लिए सजा और 7,000 रुपए तक का फाइन, उसने फाइन नहीं पे किया। अब प्रोवाइजो बी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो अगर हम 1/4 निकालेंगे 3 साल का, तो वो हो जाएगा 9 महीने, तो 9 महीने से ज्यादा वो नहीं इन्फ्लिक्ट कर सकते।
ठीक है, 9 महीने से ज्यादा वो इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जितना वो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है इन्फ्लिक्ट करने के लिए, उससे ज्यादा। देखो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है 3 साल तक के लिए इन्फ्लिक्ट करने के लिए, 3 साल का मतलब होता है 36 महीने के लिए, तो उस तरीके से हमने करके निकाल लिया 9 महीने। ठीक है, 9 महीने से ज्यादा वो इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। 2 महीने इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि ये 9 महीने से ऊपर नहीं, 9 महीने से ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये सारा जो है खेल है। अब इतना आपसे कैलकुलेशन वहां नहीं पूछा जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा कि 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इन्फ्लिक्ट कितना इन्फ्लिक्ट कर सकते हो, और वो एडिशन में होगा सब्सटैंटिव सेंटेंस के। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर आ जाओ सेक्शन नंबर 31 पे। ये सब जो खिचड़ी मैंने पकाई है, मैं इस पहले खिचड़ी को मिटाना चाहूंगी आगे बढ़ते हुए। सेक्शन नंबर 31 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। एक सेकेंड, देखो पढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन और मोर ट्रायल ऑफ 2 और मोर ऑफेंस, एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए, तो कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंसेस द सेवरल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड देयरफॉर which such court is competent to inflict such punishments when consisting of imprisonment to commence the one after the expiration of the other in such order as the court may direct, unless the court directs that such punishment shall run concurrently। जब तक कोर्ट नहीं डायरेक्ट करेगी तब तक वो कॉन्करेंटली ही रन करेगा। और अगर कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस बीइंग इन एक्सेस ऑफ पनिशमेंट व्हिच इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट ऑन कन्विक्शन ऑफ अ सिंगल ऑफेंस, ऑन कन्विक्शन ऑफ अ सिंगल ऑफेंस। देखो मैं आपको ये वाला जो आपका सबसेक्शन 2 है वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ एग्जाम्पल से। कह रहा है कि मान लो 3 ऑफेंसेस हुए, ट्रायल सेम ही है, सेम ट्रायल है। एक ऑफेंस 1 साल के लिए पनिशेबल था, दूसरा ऑफेंस 2 साल के लिए पनिशेबल था, और तीसरा ऑफेंस जो है 1 साल के लिए पनिशेबल था। मिला करके कुल मिला करके 4 साल का हो गया। अब मजिस्ट्रेट जेएमएफसी जो है उनके पास पावर है कि 3 साल तक की, वो ये पावर में उनकी लिख रही हूँ, 3 साल तक का वो देंगे और 10,000 रुपए तक का फाइन वो देंगे। अब सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग यहां पर वो बियॉन्ड जा सकते हैं इसके, बियॉन्ड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द मजिस्ट्रेट। ठीक है, ट्वाइस ऑफ हिज पावर जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा है ना, कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर कहीं पे लिखा हुआ है, हाँ, द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट एक्सीड द ट्वाइस ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। ट्वाइस ऑफ द पनिश शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट shall not exceed the twice of the amount of punishment। तो यहाँ पर एक्सीड कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो ट्वाइस तो एक्सीड कर ही जाएंगे। जैसे कि अगर इनकी पावर को हम लोग ट्वाइस करें, 2 साल तक की 3 साल तक की दे सकते, तो 3 into 2 कर दिया 6। लेकिन इम्प्रिजमेंट 14 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये सवाल पूछा जाता है कि कितने तक की नहीं होनी चाहिए, तो वो 14 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा नॉट, क्योंकि भाई जेएमएफसी अगर हम देखें, जेएमएससी अगर हम देखें तो 14 साल तो वैसे भी नहीं हो रही, अगर हम उसका भी ट्वाइस कर दे तो भाई अगर आपका जेएमएससी भी देंगे तो 1 साल तक की जो है वो सबस्टैंड, मतलब 1 साल तक का तो उनके पास पावर ही है देने का। अगर वो ट्वाइस करेंगे तो 2 साल तक की दे देंगे। लेकिन 14 साल क्यों लिखा? सीजेएम के लिए, सीजेएम के लिए उन्होंने 14 साल लिखा, क्योंकि 7 साल तक की वो पनिशमेंट दे सकते हैं, और अगर उसका हम ट्वाइस करेंगे तो वो 14 साल तक की होगा। 14 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, फॉर द लॉन्गर पीरियड देन 14 ईयर्स नहीं हो सकता। ठीक है, for the purpose of appeal by a convicted person, the aggregate of the consecutive sentences passed against him under this section उसको सिंगल सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरल रूल क्या होता है? देखो जनरल रूल क्या होता है कि कंसेक्यूटिवली चलेगी सेंटेंसेस। ठीक है, कंसेक्यूटिवली का मतलब होता है एक के बाद एक चलेगी। जैसे मान लो 2 ऑफेंसेस के लिए अगर उसे 1 साल की सजा मिली है तो 1 साल खत्म होने के बाद दोबारा 1 साल की सजा चलेगी। लेकिन कॉन्करेंटली का क्या मतलब है कि दोनों साइमल्टेनियसली चलेगी। जैसे 1 साल की सजा, अरे यार, जैसे 1 साल की सजा मिली, ठीक है, और 1 साल की एक और सजा मिली, तो ऐसे तो 2 साल हो गई। अगर हम देखें कंसेक्यूटिव अगर हम देखें तो इस तरीके से हो जाएगा, 2 साल की सजा एक के बाद एक चलेगी। लेकिन अगर कॉन्करेंटली चलेगी तो ये एक साथ चलेगी, तो हम इसे 1 साल ही मानेंगे। एक साथ अगर ये हम कह रहे हैं कि एक साथ चलेगी, यानी कि अगर कॉन्करेंटली चलेगी तो हम उसे एक साथ ही मानेंगे, सॉरी 1 साल ही मानेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझो,
अगर हम दूसरा एग्जाम्पल समझे तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अभी हटा देंगे। 3 साल की सजा है, 2 साल की सजा, 1 साल की सजा, 3 साल की सजा, मान लो, ठीक है। अब अगर कॉन्जिक्यूटिवली चलेगी तो 9 साल की सजा हो गई, लेकिन अगर कॉन्करेंटली चलेगी तो ये एक साथ चलेगी तो सिर्फ मैक्सिमम 3 साल की सजा होगी उसे, ठीक है, अगर कॉन्करेंटली चलेगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से सारा काम यहाँ पर होता है कॉन्करेंटली और कंसेक्यूटिवली में। अब सेक्शन नंबर 36 में हम आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 36 हमें बताएगा मोड ऑफ कन्फरिंग पावर। यहां पर जो पुलिस ऑफिसर है, जो सुपीरियर है इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, सुपीरियर है इन द, मतलब समझ लो यार कि सुपीरियर पावर्स टू एसएचओ, डीएसपी वगैरह, एसपी, एसएसपी, एसीपी, ये सेम पावर्स एक्सरसाइज करेंगे एज एसएचओ इन द लिमिट्स ऑफ हिज स्टेशन, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 33 पे आप आएंगे तो एक सॉरी मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स के बारे में बताया ना, 32 में बता रहा है कि इन कन्फरिंग पावर्स अंडर दिस कोड द हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट जो है जिस तरीके का केस होगा एम्पावर कर सकते हैं स्पेशली बाय नेम और इन वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिसेस और क्लासेस ऑफ द ऑफिशियल्स जनरली बी देयर ऑफिशियल टाइटल्स। एवरी सच ऑर्डर, ये सब पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी, एवरी सच ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज कम्युनिकेटेड, कब इफेक्ट में आएगा, जिस दिन वो कम्युनिकेट हुआ, जिस पर्सन को एम्पावर किया गया, ठीक है। 33 में बताया पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, तो जहां पर कोई पर्सन ऐसा ऑफिस होल्ड कर रहा है इन सर्विस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हु हैज बीन इन्वेस्टेड बाय हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट विद एनी पावर्स अंडर दिस कोड, कोई पावर दे रखी है उस कोड के अंदर, अगर उसको थ्रू आउट एनी लोकल एरिया इज अपॉइंटेड टू एन इक्वल और हायर ऑफिस ऑफ द सेम नेचर, और उसको अपॉइंट किया गया हायर ऑफिस में या इक्वल ऑफिस में सेम नेचर के, within a like local area of the under the same central government, sorry same state government के अंदर अगर उसे किया गया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसफर किया गया, he shall unless the high court or state government as the case may be otherwise direct or otherwise directed exercise the same powers, जिन पावर्स को एक्सरसाइज करा था उन्हीं पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, उसका ट्रांसफर भी हो गया है तो अगर हायर या इक्वल एरिया में, तो जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट बता ना दे या हाईकोर्ट बताना दे कि आपकी ये पावर्स है, तब तक कि वही सेम पावर्स वो एक्सरसाइज करेगा। फिर सेक्शन 34 में हमें विड्रॉल ऑफ पावर्स के बारे में बता रखा है, तो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके का भी केस है विड्रॉ कर सकती है सारी या कुछ पावर्स अंडर दिस कोड, किसी भी अगर पर्सन को या ऑफिसर को अगर उन्होंने दे रखी है जो उनके सबऑर्डिनेट है, विड्रॉ कर सकती है, मतलब अपने पास वापस मंगा सकती है, ठीक है। Any powers conferred by the chief judicial magistrate or district magistrate may be withdrawn by the respective magistrate by whom such powers were conferred. फिर सेक्शन नंबर 39 एक बार अपने आप से देख लेना क्या है, सक्सेसर इन ऑफिस वगैरह के बारे में बात करी गई है कि जब वो जज ऑफिस छोड़ देंगे तो कौन क्या करेगा, यही चीज बता रखा है। फिर चैप्टर नंबर 4 में हमें बता रखा है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स, मैंने ये वाला सेक्शन आप लोगों को समझा दिया था कि पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, ठीक है, सुपीरियर इन रैंक है, वो सेम पावर्स एक्सरसाइज करेंगे थ्रू आउट अ लोकल एरिया जहां पर वो अपॉइंट किए गए हैं, एज में बी एक्सरसाइज बाय सच ऑफिसर विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज स्टेशन, ये सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एड टू द मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, अब ये जो है आपको पता होना चाहिए क्योंकि पब्लिक कब जो है असिस्ट करेगी मजिस्ट्रेट को या पुलिस को, भाई हर पर्सन बाउंड है असिस्ट करने के लिए, सेक्शन बेस्ड पे पूछा जाता है कि कौन सेक्शन में ऐसा बता रखा है कि पब्लिक जो है बाउंड है असिस्ट करने के लिए, तो हर पर्सन बाउंड है असिस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड, जो मान लो मजिस्ट्रेट आए वो आपसे आप मदद मांग रहे हैं लेकिन आप मदद नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, बाउंड हैं आप मदद करने के लिए, ठीक है। उनको पुलिस ऑफिसर आया कुछ ढूंढ रहा है, कुछ किसी को ढूंढ रहा है, अब आपको पता है वो व्यक्ति कहाँ है, उसके बाद भी आप नहीं बता रहे हैं, आपको नहीं पता है गुड फेथ में तो बात अलग है, लेकिन आपको पता होते हुए भी अगर आप नहीं बता रहे हैं तो ये गलत बात है, ठीक है। इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन, ये सब बता रखा है, इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, इन प्रिवेंशन ऑफ एन इंजरी attempted to be committed to any railway, canal, telegraph or public property, तो ये जो है आपको बताना होगा। 8 to person other than police officer executing warrant, में ना warrant is directed to a person other than police officer, कभी कभी warrant जो है पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई दूसरा पर्सन भी एग्जीक्यूट करवाता है, तो any other person may aid in the execution of such warrant if the person to whom the warrant is directed to be near at hand and acting in the execution of such warrant, तो यहाँ पर ये वही चीज बताई गई है कि उस पर्सन को भी एड आपको करना पड़ेगा, सिर्फ पुलिस ऑफिसर को नहीं करना, उस पर्सन को भी करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर कुछ ऑफेंसेस की लिस्ट दे रखी है, जहां पर अगर ऐसा किसी पर्सन को लग रहा है, अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ, या तो उसको उसको पता है कि ऑफेंस यहाँ पर हो गया है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि इंटेंशन है किसी दूसरे पर्सन की कि वो इनमें से ऑफेंस कमिट कर देगा, तो हर वो ऑफेंस जो कि आईपीसी के अंदर पनिशेबल है और यहाँ पर दिया हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक को देनी पड़ेगी। किसको? पुलिस ऑफिसर को। ठीक है। Shall, in absence of any reasonable excuse, the burden of proving which excuse shall lie upon the persons who are aware। और अगर आपने नहीं बताया तो बर्डन ऑफ प्रूविंग उस पर्सन के ऊपर हो जाएगी, मतलब कि पब्लिक के ऊपर, उस पब्लिक के ऊपर हो जाएगी जिसने कि नहीं बताया। क्यों मतलब नहीं बताया, ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस रीजन की वजह से पुलिस ऑफिसर को इत्तला नहीं करी इस बात की। फोर्थविथ गिव इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को बताना है या पुलिस ऑफिसर को। ये पूछ लिया जा सकता है कि किसको जाके इन्फॉर्मेशन देनी, तो या तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को दे दो या तो पुलिस ऑफिसर को दे दो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, ऑफेंस इंक्लूड एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। वही सेम चीज जो है बताई गई जो आईपीसी में हम लोग पढ़ते हैं। फिर सेक्शन नंबर 40 हुआ, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, छोड़ ही देना, मतलब इतना कुछ इसमें यहाँ से नहीं पूछा जाता। मैंने तो कभी नहीं देखा कोई क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए। हाँ, एक बार पढ़ लेना, मतलब रीडिंग भले मार लेना, बाकी इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 हमें अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में बता रहा है। सेक्शन नंबर 41 कह रहा है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। कब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं? तो अब ये जो सेक्शन है ये आपके लिए मेंस के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके प्री के लिए भी है। कह रहा है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को, अगर उसे लग रहा है कि किसी पर्सन ने कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, ठीक, और या फिर जिसके खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट आई है, या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, रिसीव हुई है, या फिर रीजनेबल सस्पेशन है, शक है पुलिस ऑफिसर को दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे बी लेस देन 7 years और विच में एक्सटेंड टू 7 years वेदर विद और विदाउट फाइन। जो 7 साल से कम भी हो सकता है, 7 साल से ज्यादा भी हो सकता है, वो ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, उसको ऐसा लग रहा है पुलिस ऑफिसर को, रीजनेबल सस्पेशन है। इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। कौन से कंडीशंस है? द पुलिस ऑफिसर हैज द रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट। पुलिस ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है कि भाई हाँ ये पर्सन जो है ऑफेंस कमिट हुआ है, कमिटेड द सेड ऑफेंस, ठीक है। The police officer is satisfied that such arrest is necessary। या फिर पुलिस ऑफिसर खुद में ये चीज सेटिस्फाई है, उसको ऐसा संतुष्ट है वो इस बात के लिए कि अरेस्ट नेसेसरी है। क्यों? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कि उसको प्रिवेंट करने के लिए किसी दूसरे ऑफेंस को करने से उसको अरेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं अगर ये बाहर रहा तो इसने फिर जो है दूसरा कोई ऑफेंस ये कमिट कर देगा, पहली बात। दूसरी बात, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। अगर ये बाहर रहा, अगर ये बंदा बाहर रहा जो कि अक्यूज्ड है, तो फिर हम जो है सही से ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे, या कुछ ना कुछ टेम्पर करेगा एविडेंस को, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस टू द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विद सच एविडेंस। तो इस वजह से उसको जो है क्या बोलते हैं, अरेस्ट करना जरूरी है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, कि वो कोई इंड्यूसमेंट करे, थ्रेट दे, डराए या प्रॉमिस करे, किसको? द पर्सन एक्विंटेंट विद द फैक्ट्स, यानी कि विटनेस। यहाँ पर विटनेस की बारे में बात करी कि जिस पर्सन को मान लो पता है, उसको पता चला डरा रहा है, या उसको जो है कह रहा है कि अगर तुम नहीं बताओगे पुलिस वाले को तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, या घर दूंगा, बंगला दूंगा, इस तरीके से। तो अगर वो ये चीज ना करे, इस वजह से उसको अरेस्ट करना जरूरी है। As unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured। अगर हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये पर्सन कभी भी कोर्ट में जब बुलाया जाएगा तो ये नहीं आएगा। And the police officer shall record while making such arrest his reasons in writing। और पुलिस ऑफिसर जो है रीजंस बताएंगे, इन राइटिंग लिखेंगे कि किस वजह से जो है वो अरेस्ट कर रहे हैं विदाउट वारंट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आगे भी हैं, अभी भी खत्म नहीं हुआ है आपका ये वाला।
आगे भी कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। भाई अरेस्ट किया तो भी रीजंस लिखो, नहीं किया तो भी रीजंस लिखो क्यों अरेस्ट नहीं किया। जिसके अगेंस्ट अगर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है, कोई मतलब एकदम उनके सोर्सेज होते हैं ना, जैसे मुखबिर टाइप के जो लोग होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को बताते रहते हैं कि ये सारे जो है मतलब ऐसा कुछ ऑफेंस यहाँ पे होने वाला है या हो गया है, ये सारी चीजें। तो अगर ऐसे किसी सोर्स से उन्हें क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है कि किसी पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स, 7 साल से ज्यादा, वेदर विदाउट विदाउट फाइन, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, अरे यार एक सेकेंड, डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, ठीक है। एंड द पुलिस ऑफिसर has reason to believe on the basis of that such information that he has committed that person that the accused has committed the offense, उस information के basis पर उसको ऐसा लग रहा है कि किया गया, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, या फिर एक कोई ऐसा पर्सन जिसके पोजेशन में कोई चीज ऐसी पाई गई है जिसको हम कह सकते हैं कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो चीज हो जाएगी। जो कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी करने से रोक रहा है, उसको जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या फिर भाग गया है, एस्केप्ड है, या अटेम्प्ट करता है एस्केप करने की लॉफुल कस्टडी से, मान लो उसको जेल में रखा गया था, लॉफुल कस्टडी में रखा गया था, लॉकअप में, बेसिकली लॉकअप समझ लो, लॉकअप में रखा गया था और जो है वो वहां से भागने की कोशिश करता है, तो भी who has been concerned or against whom a reasonable complaint has been made credible information, फिर वही चीज है, ठीक है, who मतलब यहाँ पर अब आउटसाइड इंडिया वगैरह की बात कर दी गई है वो चीज। फिर देन who being a released convict commits a breach of any rule, भाई रिलीज कन्विक्ट है, ठीक है, छोड़ा गया है, उसको रिलीज किया गया है, अक्विट नहीं किया गया, माइंड यू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिलीज एंड अक्विट। अब इतना तो पता ही होगा, आपने पूरी सीआरपीसी पढ़ी है। रिलीज का मतलब है कि बेल पे उसको रिलीज कर दिया गया कुछ दिनों के लिए, अक्विट का मतलब है कि दोष मुक्ति हो गई उसके, उसके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, ठीक है, बाइज्जत बरी कर दिया गया उसे। तो यहाँ पर अगर उसे रिलीज किया गया है तो भाई कुछ बेल बॉन्ड वगैरह भरवाते हैं, और भाई साहब ने जो है उसका ब्रीच किया है किसी रूल का, तो रिलीज करने के बाद अगर वो ऐसा कर रहा है तो भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर जो है for whose arrest any requisition written or oral has been received from another police officer, किसी पुलिस ऑफिसर ने उससे कहा है, रिटन एक उसको एप्लीकेशन लिख करके दिया, रिक्वेजिशन का मतलब है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करा है किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने कि भाई इस बंदे को अरेस्ट करके दो, मुझे चाहिए, ठीक है, तो भी वो ऐसा कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42, नो पर्सन concerned in a non-cognizable offense or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of having so concerned shall be arrested except under a warrant। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कितने हो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो आपके पास, कितना भी आपके पास कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वारंट लेकर के आना होगा या मजिस्ट्रेट को ऑर्डर चाहिए होगा, ठीक। 41A में नोटिस ऑफ अपेयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो ये एक बार चाहो तो देख लेना 41A, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है। सबसेक्शन 4 इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका क्वेश्चन मैंने देखा था, ये कह रहा है कि वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, अगर वो फेल हो जाता है, नोटिस के टर्म्स को कंप्लाई नहीं करता, मतलब कि उसको नोटिस वगैरह दी जाती है कि आप आकर के प्रेजेंट हुई, लेकिन वो नहीं होता है प्रेजेंट, और इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, या खुद को आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर में मतलब अपना नाम पता कुछ बता ही नहीं रहा है, तो मे सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एज मे हैव बीन पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ये एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 41B में प्रोसीजर वगैरह बताया हुआ है कि हर पुलिस ऑफिसर एक अपना एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन होगा उनके नाम का, विच वुड फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन, कि भाई ऐसे लोग फालतू भी घूमा करते हैं, ठीक है, बदतमीजी करने के लिए लोगों के साथ, तो पुलिस ऑफिसर जब भी जा रहे हैं अरेस्ट करने के लिए तो उनको एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, उनका जो नाम वगैरह होता है उसका सही से एक्यूरेट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो विजिबल होना चाहिए कि सामने वाले को पता चले कि हाँ कोई पुलिस ऑफिसर ही आया है उसको अरेस्ट करने के लिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट वगैरह वो प्रिपेयर करेंगे, विच शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, एक विटनेस के द्वारा उसे अटेस्ट तो किया जाएगा, एटलीस्ट हु इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, वो फैमिली का मेंबर भी हो सकता है अरेस्टेड, ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, और रिस्पेक्टेबल, या कोई नेबर वगैरह है जो कि रिस्पेक्टेबल मेंबर है
उस लोकेलिटी का, तो वो भी, और उसको फिर काउंटर साइन करेगा वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया। इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, जब तक कि दैट ही हैज द राइट टू हैव अ रिलेटिव और फ्रेंड नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट। जो अरेस्टेड पर्सन है उसको इन्फॉर्म करो कि उसके पास राइट है कि रिलेटिव या फ्रेंड को वो इन्फॉर्म कर सकता है अपने अरेस्ट के बारे में। 41C में कंट्रोल रूम दिया हुआ है, ये सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस है, एक बार देखना चाहो देख लेना। 41D में राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन दिया हुआ है, ये भी सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस है कि वो थ्रू आउट इंटरोगेशन तो नहीं बैठा रहेगा उसका वकील, लेकिन इंटरोगेशन के समय में बुला सकता है वो अपने वकील को, ठीक है। फिर उसके बाद 42 में अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम और रेजिडेंस, तो अगर भाई तुमसे नाम पूछा गया, पता पूछा गया, आपने नहीं बताया, ठीक है, तो उसके लिए भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसको एक बार अपने मन से पढ़ लेना, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज इसमें नहीं लिखी हुई है, समझ में आ जाएगी। 43 में आपको अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन के बारे में बताया गया एंड प्रोसीजर क्या होगा। जब भी कोई प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट का पर्सन का मतलब है मैं और आप जैसे लोग भी प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अरेस्ट, ठीक है। कॉस्ट टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इज इन हिज प्रेजेंस, जैसे मेरे प्रेजेंस में अगर किसी ने कोई मर्डर कर रहा है तो मैं उसको अरेस्ट कर सकती हूँ, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कौन कब अरेस्ट कर सकता है प्राइवेट पर्सन। एक तो सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस है, और दूसरी चीज प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कब कर सकता है, तो नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, भगौड़ा है, ठीक है। एंड विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, कोई भी डिले नहीं करना, शैल मेक ओवर और कॉज हिम टू बी मेड ओवर, या तो खुद लेके जाएगा या फिर किसी दूसरे पर्सन के द्वारा भिजवाएगा उसको, कहाँ, टू बी अरेस्टेड बाय द टू अ पुलिस ऑफिसर, और इन एब्सेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है, टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन द कस्टडी ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन पहले हो, मतलब नियरेस्ट हो, वहां चले जाओ। और अगर रीजन टू बिलीव है कि ये जो पर्सन है ये अंडर सेक्शन 41 आ रहा है, तो पुलिस उसको तुरंत रीअरेस्ट कर लेगी, ठीक है। और अगर रीजन टू बिलीव है कि इस पर्सन ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है एंड ही रिफ्यूजेस टू ऑन द डिमांड ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड रेजिडेंस, नहीं देने से मना कर देता है, तो सेक्शन 42 के अंदर प्रोसीड किया जाएगा। और अगर कोई भी सफिशिएंट रीजन नहीं है कि इस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है, उसको तुरंत के तुरंत छोड़ दिया जाएगा, ही शैल बी रिलीज्ड एट वंस। सेक्शन नंबर 44 में हमें बताया गया अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट के बारे में। तो जब भी मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कोई ऑफेंस ऐसा कमिट हो रहा है, चाहे वो मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव हो, ये सेक्शन ये पूछ लिया जाता है एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल, ठीक है, उनकी लोकल जुरिस्डिक्शन में ही में हिमसेल्फ अरेस्ट, खुद भी वो अरेस्ट कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं कि अरेस्ट करिए उस ऑफेंडर को, देयर अपॉन सफिशिएंट प्रोविजंस हियरिन कंटेन एज टू बेल, ठीक है। एनी मजिस्ट्रेट जो कि एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल है, मे एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, मे एट एनी टाइम अरेस्ट, किसी भी समय पे अरेस्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए, इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम एंड इन द सर्कमस्टांसेस टू इशू अ वारंट, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन यहाँ पर दे रखा है आर्म्ड फोर्सेस को, ये एक बार पढ़ लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस है। सेक्शन नंबर 46 में बताया कि अरेस्ट किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 46 में क्या बताया कि अरेस्ट किस तरीके से किया जाएगा। तो देखो, अगर वो बंदा खुद से ही मतलब सरेंडर कर रहा है, सरेंडर करने का मतलब है कि आप घर गए उसके, मान लो वो घर पे मिल गया, किस्मत अच्छी थी पुलिस ऑफिसर की, घर पे मिल गया, अब अगर वो सरेंडर करे दे रहा है कि हाँ ठीक है चलो ले चलो, तो उसको छूने वूने की जरूरत नहीं है, उस फालतू मतलब अननेसेसरी जो फोर्स होता है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द, कर सकते हो आप ऐसा, ठीक है, पुलिस ऑफिसर करते हैं, टच करते हैं, कन्फाइन करते हैं बॉडी को, लेकिन जब वो भागने की कोशिश कर रहा हो या अपने आप को सरेंडर ना कर रहा हो कंप्लीटली, लेकिन अगर वो कर रहा है तो फिर नहीं करना, ठीक है। प्रोवाइडेड वेयर वुमेन टू बी अरेस्टेड, जहां पर वुमेन को अरेस्ट करना है, हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द सर्कमस्टांसेस, मतलब कि ऐसा मान लिया जाएगा कि वो कस्टडी देने के लिए तैयार है, मतलब अब ऐसा माना जाता है कि अब महिला होकर के कहाँ ही भागेगी अगर पुलिस आ गई है तो, ठीक है, इस तरीके से। अदरवाइज रिक्वायर और अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज अ फीमेल, द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच, अगर पुलिस ऑफिसर फीमेल है तो टच कर सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर फीमेल नहीं है तो वो टच नहीं करेंगे ऑफ द पर्सन ऑफ वुमेन मेकिंग फॉर मेकिंग हर अरेस्ट, ठीक है। इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडिएवर टू अरेस्ट हिम, अगर वो अरेस्ट नहीं करने दे रहा है, फोर्स लगा रहा है तो आप, और अटेम्प्ट कर रहा है कि वो भाग जाए वहां से, इवेट कर दे अरेस्ट को, तो सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल नेसेसरी मीन्स, तो सारे नेसेसरी मीन्स आप यूज करिए उस अरेस्ट को इफेक्ट करने के लिए। नथिंग इन दिस सेक्शन
गिव्स अ राइट टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन, यहाँ पर कोई भी तरीके से आपको डेथ कॉज करने का राइट नहीं है, हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। लेकिन अगर अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि डेथ है एलआई से पनिशेबल नहीं है, तो आप उस पर्सन की डेथ नहीं कॉज कर सकते। अगर उसने कोई 4 साल का ऑफेंस किया या 10 साल से पनिशेबल कोई ऑफेंस किया, आप उसकी डेथ नहीं कॉज कर सकते, ठीक है। हाँ, बशर्ते अगर कोई डेथ से पनिशेबल कोई ऑफेंस किया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल कोई ऑफेंस किया, तो आप एक बार के लिए एनकाउंटर वगैरह पुलिस वाले कर देते हैं, तो वो एक अलग बात है, वो तो बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वुमेन के बारे में बताया गया कि किसी भी वुमेन को, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि जरूरी है करना, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर एक रिटन रिपोर्ट सबमिट करेंगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। ये पूछ लिया जाता है कि किसको सबमिट करी जाएगी रिपोर्ट, तो ये बात याद रखना, जिसके जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस वगैरह हुआ है, कमिटेड अरेस्ट इज टू बी मेड। जहां पर अरेस्ट करना जरूरी है तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये कौन लेगा? वुमेन पुलिस ऑफिसर लेंगी रिटन रिपोर्ट में, ठीक है। सर्च और ऑट टू बी सर्च, अब यहाँ पर सर्च वगैरह की जो है परमिशन वगैरह दी हुई है। यहाँ से इतना सवाल पूछते नहीं है, बस इतना पूछ लेते हैं कि सर्च कौन से सेक्शन में दे रखा है, तो ये एक बार पढ़ना चाहो पढ़ लेना। फिर सेक्शन नंबर 48 में दे रखा है कि a police officer may for the purpose of arresting without warrant any person who he is authorized to arrest pursue such person into any place in India। किसी भी जगह पर वो उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई भी अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं करना है। सेक्शन नंबर 49 में ये बताया कि पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेंट, इतना ज्यादा रेस्ट्रेंट नहीं कर देना है कि अगर वो दैट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। अब इतना भी खुला नहीं छोड़ देना कि वो भाग जाए, लेकिन इतना ज्यादा भी फोर्स या रेस्ट्रेंट उसके ऊपर नहीं यूज करना, ठीक है। उतना ही यूज करो जितने में वो भाग ना पाए, ठीक। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि पर्सन जिसको अरेस्ट किया है उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओ, और बताओ कि उसके पास बेल का राइट है। सेक्शन नंबर 50A में बताया कि ऑब्लिगेशन ऑफ मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट टू नॉमिनेटेड पर्सन, जिसको भी उस पर्सन ने नॉमिनेट किया है, पुलिस ऑफिसर उस अक्यूज्ड पर्सन को बताएगा कि तुम जो है अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को बता सकते हो उसको, ठीक है। पुलिस ऑफिसर जो है, जो भी अरेस्टेड पर्सन की राइट्स हैं, ये भी जो है उसको बताना पड़ेगा इस सेक्शन के अंडर, ठीक है। यहाँ पर ये वाला सेक्शन 4 देख लो। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच अरेस्टेड पर्सन इज प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 हैव बीन कंप्लाइड विद द रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्टेड पर्सन। जब मजिस्ट्रेट के पास उस पर्सन को ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट खुद को भी ये पर्टिकुलर चीज सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उससे पूछेंगे कि क्या सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 का कंप्लायंस हुआ था, ठीक है। तो ये समझ लो, ये इतना ज्यादा जरूरी है कि मजिस्ट्रेट भी सामने से पूछते हैं कि क्या कंप्लायंस किया गया था या कंप्लायंस नहीं किया गया था। फिर उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन नंबर 51 में। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात हो रखी है कि वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर अ वारंट व्हिच डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ बेल or under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish bail, वो बेल नहीं फर्निश कर पा रहा है। whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant cannot be legally admitted to bail or is unable to furnish bail, तो officer making the arrest when the arrest is made by the private person, जब private person arrest कर रहे हैं, police officer to whom he makes over the person arrested may search such person and may place in safe कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, सारे जो हैं आर्टिकल्स वगैरह जो है वो उससे ले ली जाता है, जैसे पर्स वगैरह निकलवा लिया जाता है, जो आईडी वगैरह है वो उसकी सीज कर ली जाती है, ठीक है। बस वियरिंग अपैरल यानी कपड़े सीज नहीं किए जाएंगे, बाकी सब किया जा सकता है। व्हेनेवर इट इज नेसेसरी टू कॉज अ फीमेल टू बी सर्च, द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी का पूरा ध्यान रखना है वहां पर। जब फीमेल को आप सर्च कर रहे हो, वुमेन ही सर्च करेंगी, ठीक है। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, कुछ भी ऑफेंसिव वेपन्स अगर हैं तो उसको भी सीज करना है, ये एक बार पढ़ लेना। सेक्शन नंबर 53 में बताएं एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब यहाँ पर ये पूछा जाता है 53A 50 बार आ चुका है, 53, 54, ठीक है। 54A चाहो तो देख लेना आइडेंटिफिकेशन, 55A भी एक दो बार पूछा गया है, कुछ कह नहीं सकते 55A में A से A भी। चलो पहले इतना देखते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 53 में बताया कि एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए,
below the rank of sub inspector नहीं होना चाहिए. When a person is arrested on a charge of committing an offence of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of this person will afford evidence, कि उसने ऐसा कोई offence किया है कि अगर इसका examination हुआ सही से, तो हमें कुछ एविडेंसेस के बारे में पता चल जाएगा. जैसे मान लो कि कैसे समझाऊं, आपने कई सारी वेब सीरीज में देखा होगा कि जो है अक्यूज्ड का, जो पर्सन अक्यूज है उसका कभी मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, तो नहीं नाखून से कभी कभी वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, स्किन मिल जाती है. ठीक है, जो पर्सन जिसकी भी मतलब जो भी विक्टिम वगैरह है, कभी स्किन मिल जाती है, इस तरीके की चीजें. तो ये क्या है, अगर इस तरीके की चीजें हो रही है कि अक्यूज्ड पर्सन के एग्जामिनेशन से अगर हमें इस तरीके का एविडेंस अगर मिल रहा है, तो ये सारी चीजें इस वजह से नेसेसरी हो जाती है. एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर हिज डायरेक्शन to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence to use. अगर वो मना कर रहा है, अगर वो बंदा अक्यूज पर्सन मना कर रहा है, तो रीजनेबल फोर्स भी यूज किया जा सकता है इस पर्पस को पूरा करने के लिए. Whenever the person of a female is to be examined, अगर फीमेल को एग्जामिन करना है, तो एग्जामिनेशन जो है एक फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, भाई वहां पर डॉक्टर मत लगा करके आ जाना. एग्जामिनेशन के नाम पर पता चला डॉक्टर लगा करके चले आ रहे हैं. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही ये काम करते हैं, ये बात याद रखिएगा. और फीमेल के उसमें फीमेल करेंगी ऐसा. ठीक है, ये एक बार देख लेना. वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज H के में जो डिफाइंड कर रखे और जिनका नाम है स्टेट मेडिकल रजिस्टर में. ठीक है, फिर आ जाओ 53A में, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप. जो रेप का अक्यूज्ड है उसको भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो करेंगी, क्या बोलते हैं, एग्जामिन करेंगी. वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप, अटेम्प्ट के लिए भी या रेप कमिट करा है, एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एन एग्जामिनेशन, फिर वही चीज है कि एविडेंस को अफोर्ड करेगा. इट शैल बी लॉफुल फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट, सरकारी अस्पताल में, और बाय लोकल अथॉरिटी एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच मेडिकल प्रैक्टिशनर. और अगर वो नहीं है, मतलब कि सरकारी अस्पताल में ऐसा कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, तो within the radius of 16 kilometers from where the offense has been committed, तो जहां पर रेप का ऑफेंस हुआ उसके 16 किलोमीटर के रेडियस में, 16 किलोमीटर के रेडियस में किसी दूसरे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को देखा जाएगा. ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है. कितने रडार में फिर आप देखेंगे, विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर्स, जहां पर वो ऑफेंस कमिट हुआ है वहां से 16 किलोमीटर तक. एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ, वही सेम चीज है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, एंड फॉर एनी रीजन एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इन हिज एड and under his direction to make such examination of the arrested person to use such force, जो भी अगर वो मना कर रहा है करने से तो फोर्स भी यूज किया जा सकता है. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सच एग्जामिनेशन विदाउट डिले एग्जामिन सच पर्सन, वो एग्जामिन करेंगे उस पर्सन को और एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाएगी जिसमें ये सारी चीजें होंगी. ठीक है, रिपोर्ट जो है प्रिसाइजली रीजंस, जो भी कंक्लूजन पर वो पहुंचे हैं उसके रीजंस सही से रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि वो इस कंक्लूजन पे किस बिना पर इस कंक्लूजन पर पहुंचे, ये सारे रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे इस रिपोर्ट में. एग्जैक्ट टाइम जो है कमेंसमेंट का, कंप्लीशन का, एग्जामिनेशन का, वो भी उस रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए. और वो जो RMP है यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, शैल बिना किसी डीले के फॉरवर्ड करेंगे उस रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जो उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे. अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसको फॉरवर्ड करेंगे, मजिस्ट्रेट. ठीक है, तो ये प्रोसीजर है. छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं, इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको CRPC में लग सकता है, लेकिन अगर आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि पूरी CRPC अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी प्री के लिए CRPC में. 54A में मैंने रैपिड रिवीजन बोला था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मैं बिल्कुल भी रैपिडली चल रही हूँ. चलो, सेक्शन नंबर 54A में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड के बारे में बताया गया. जब कोई पर्सन अरेस्ट किया गया है किसी चार्ज पे ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन इज कंसिडर्ड नेसेसरी. TIP समझ सकते हो इसे, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पर टाइप का काम.
फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस द कोर्ट में हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। इसको एक बार बस पढ़ लेना, इससे कोई सवाल नहीं बनता है। हाँ, लेकिन प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, जो पर्सन उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, द पर्सन इज फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड फॉर द सच प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये जो है फिर ये चीज सुपरविजन के अंदर होगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, हु शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, वही चीज बता रखी है, तो आइडेंटिफिकेशन जो है वीडियोग्राफ्ड होगा। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 55 में प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिस्प्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट छोड़ दो। 55 में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात करी गई है, तो ये ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी, जिसके पास कस्टडी है अक्यूज्ड की, कि उसका रीजनेबल केयर लिया जाए और उसकी सेफ्टी भी देखी जाए। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि जो रेप के ऑफेंडर्स होते हैं उन्हें पब्लिक ही मारने के लिए एकदम वो हो जाती है, तो इस वजह से उसका जो है सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा अक्यूज्ड की, जो जैसा निर्भया के केस में हुआ था। ठीक है, इसलिए 56 में पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर, अब ये इसके लिए थोड़ा सा वैसे मत समझ लेना, बेसिकली वो इसलिए किया जाता है कि कोई कानून अपने हाथ में ना ले। ठीक है, इस वजह से पब्लिक को थोड़ा सा दूर रखा जाता है और इस वजह से सेफ्टी इंश्योर करी जाती है। 56 में बताया कि पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट इन और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जहां पर किसी भी पुलिस ऑफिसर ने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है, बिना किसी अननेसेसरी डिले के, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए, बेल के लिए टेक और सेंड सच पर्सन, अरेस्टेड पर्सन, बिफोर अ मजिस्ट्रेट हैविंग द जुरिस्डिक्शन, जिनके पास जुरिस्डिक्शन है वहां पर भेजा जाएगा उस पर्सन को। पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, ये तो बच्चे को पता है कि 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी नहीं लगा सकते, मतलब नहीं रख सकते अपने पास। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन पर्सन इन कस्टडी विदाउट वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस, केसेस रीजनेबल, सच पीरियड शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 exceed the 24 hours exclusive the time for the time necessary। अब मान लो कि जर्नी ही इतनी लंबी है, मान लो 2 दिन लगे उसको वहां से लाने के लिए, मतलब जर्नी में 2 दिन लग गए उसको वहां से लाने के लिए, जहां से अरेस्ट किया था वहां से 2 दिन लग गए मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाने के लिए, तो फिर वो चीज वो 48 घंटे हटा दिए जाएंगे और फिर वहां से जो है 24 घंटे काउंट होंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, एक्सक्लूड कर दिया जाता है जर्नी का टाइम फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। किसको बताएंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो ऐसा बताएंगे। ठीक है, और इफ ही सो डायरेक्ट, और अगर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करे तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को भी बता सकते हैं। द केसेस ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, किसको अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेशंस, एंड वेदर सच पर्सन हैव बीन एडमिटेड बेल और अदरवाइज, एडमिट किया गया है बेल उन्हें या नहीं किया गया, ये सारी बातें बतानी होगी। डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, ये बात याद रखना। फिर उसके बाद पावर ऑन एस्केप to pursue and retake. If a person is in lawful custody, escapes or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in India. किसी भी प्लेस में जो है उसको अरेस्ट किया जा सकता है अगर भाग गया है उसकी कस्टडी से। तो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47 shall apply to arrest under subsection 1 although the person making any such arrest is not acting under a warrant, भले ही वो अंडर वारंट के एक्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, और इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, भले अगर वो मेरी कस्टडी से भी भाग गया, ये भी बात याद रखिए, अगर वो मेरी कस्टडी से भी भाग गया और उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया तो मैं कहीं पे भी जाके उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती हूँ, वही ये बात यहाँ पर कही गई, भले ही वो पर्सन किसी वारंट के अंडर एक्ट नहीं कर रहा है या पुलिस ऑफिसर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या फिर कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं है कि जिसको अथॉरिटी नहीं अरेस्ट करने की, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देन अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली, बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अरेस्ट जो है जिस तरीके से इस पूरे सीआरपीसी में बताई गई है उसी तरीके से अरेस्ट करी जाएगी। उसके अलावा किसी भी और तरीके से आप उस पर्सन की, अक्यूज्ड पर्सन की अरेस्ट नहीं कर सकते। No arrest shall be made except in accordance with the provisions of this code or any other law for the time being in force providing for arrest। जिस तरीके से बताया गया है इस कोड में, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से अरेस्ट होगी, स्ट्रिक्टली उसी तरीके से फॉलो करी जाएगी।
फिर उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 6 देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के बारे में बताता है, जिसमें समन्स और वारंट के बारे में बताया गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग समन्स और वारंट तक ही आज पढ़ पाएंगे, है ना। और मुझे लग रहा है कि समन्स और वारंट तक ही हमें करना है या उसके आगे भी कर लेना चाहिए। चलो देखते हैं कहाँ तक हम अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। देखो, समन का क्या मतलब है इन जनरल। समन का मतलब होता है मीन्स टू अपेयर एंड आंसर बिफोर द कोर्ट। आप आइए और आंसर करिए। समन में पर्सन खुद आता है, ठीक है, समन में पर्सन खुद आता है, और वारंट में पुलिस पकड़ के लेके आती है। जब समन इशू होता है तो पर्सन अपीयर होता है, ये बात याद रखिए, डिफरेंस है दोनों बातों में। जब भी आप मेंस का आंसर लिख रहे हो तो ध्यान रखिए, जब आप समन की बात कर रहे हैं तो वहां पे व्यक्ति खुद अपीयर हो रहा है समन्स उसके घर पे पहुंचने के बाद। वारंट के केस में व्यक्ति को लाया जाता है, ठीक है, व्यक्ति को लाया जाता है, या कहो कि प्रोड्यूस किया जाता है उसको। प्रोड्यूस भी इज नॉट द राइट वर्ड, अभी मुझे वर्ड ही नहीं याद आ रहा है। लाया जाता है तो अब ऑब्वियसली नहीं लिख करके आएंगे। आई थिंक अपेयर ही, ओ सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, प्रोड्यूस ही होता है जहां तक। चलो अभी हम आगे देख लेंगे क्या होता है। मुझे एकदम मेरे दिमाग से जो है निकल गया है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। समन्स में वैसे समझ लो कि समन्स में व्यक्ति अपेयर होता है, खुद कोर्ट में आता है, लेकिन वारंट में ऐसा नहीं होता। वारंट में व्यक्ति को पकड़ करके लाया जाता है कोर्ट में, ठीक है। समन्स किस तरीके से होंगे, यहां से कुछ सवाल बनते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि एवरी समन्स जो कि इश्यू किए जाएंगे इस कोर्ट में, इस कोर्ट के अंदर, वो राइटिंग में होने चाहिए, इन डुप्लीकेट होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट, उस कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन होने चाहिए, यानी कि जज के द्वारा। एंड शैल बी एट द सील ऑफ द कोर्ट। चार हैं क्या, इन राइटिंग में होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, चार नहीं तीन है, नहीं नहीं हाँ चार है। राइटिंग में होना चाहिए, इन डुप्लीकेट होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन होना चाहिए, एंड इट शैल बी एट द सील ऑफ द कोर्ट, ठीक है। देन सेक्शन नंबर 62 हमें समन्स हाउ सर्व्ड के बारे में बता रहा है कि समन्स किस तरीके से सर्व किए जाएंगे। तो समन्स देखो तीन तरीके से सर्व किए जा सकते हैं। पुलिस के द्वारा हो सकता है, किसी कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा हो सकता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और बाय पब्लिक सर्वेंट भी किया जा सकता है। तो ये तीन लोग जो है ऐसा कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर के द्वारा हो सकता है, ठीक है, बाय एन ऑफिसर कोर्ट इशूइंग इट, ठीक है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और पब्लिक सर्वेंट के द्वारा हो सकता है। और समन्स अगर प्रैक्टिकेबल है पर्सनली सर्व किए जाए, मतलब खुद जो है उस व्यक्ति को दिया जाए जाकर और द पर्सन समन्ड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स। डुप्लीकेट ही जाता है हमेशा की जो भी पर्सन को अपेयर करने को कहा गया है। एवरी पर्सन ऑन whom a summon is served, if so required by the serving officer, sign a receipt। रिसीट को साइन करना होगा ऑन द बैक ऑफ दैट डुप्लीकेट, ठीक है, उसके पीछे जो है साइन भी करवाता है कि हाँ भाई सही सर्विस हो गया समन्स का। फिर ये सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस रखता है कि सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडी, अगर कॉर्पोरेट बॉडी पे करना है तो किस तरीके से होगा, किसको किया जाएगा, सेक्रेटरी को, उनके लोकल मैनेजर को, या अदर कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है तो वहां पर किया जाएगा। लेटर सेंट बाय कैसे, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 64 में सर्विस व्हेन पर्सन्स के नॉट बी फाउंड, जब वो पर्सन नहीं मिल रहा है तब क्या होगा। सो वेर अ पर्सन समन्ड कैन नॉट बाय द, मतलब ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करने के बाद भी वो पर्सन अगर नहीं मिल रहा है तो अडल्ट मेल मेंबर को वो जो है समन दे दिया जाएगा, ठीक है। ये देखो, अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, सर्वेंट मेल मेंबर नहीं होता है। सर्वेंट मेल मेंबर क्या, सर्वेंट मेंबर ही नहीं होता फैमिली का, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर अच्छा, यहां पर जो सेक्शन नंबर 64 है इसे हम लोग एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन भी कहते हैं। सेक्शन नंबर 64 कभी कभी इस तरीके से पूछ लिया जाता है, एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ समन कहां पर दे रखा है। फिर सेक्शन नंबर 65 में प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड और एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब ये इन तरीके जो बताया गया, इन तरीके से कैसे भी समन उसको पहुंच ही नहीं पा रहा है ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज करने के बाद। तब क्या हो रहा है, अब हो रहा है
कि जो डुप्लीकेट्स हैं सामान के, ये किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे, कॉन्स्पिशियस मतलब ऐसा पार्ट जहाँ पे दिख सके लोगों को, आते जाते लोगों को, उसके घर के पार्ट पे या होमस्टेड पे, इन विच पर्सन समन ऑर्डिनरी रिसाइड, जहाँ पर वो पर्सन रह रहा है, देयर अपॉन आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इट थिंक फिट्स मे ईदर डिक्लेयर दैट समन्स हैज बीन ड्यूली सर्व्ड, जब ये सारी करने के बाद ऐसा कह दिया जाएगा कि समन्स ड्यूली सर्व्ड हो गए हैं, या फिर फ्रेश सर्विस ऑर्डर करी जाएगी इन किसी भी मैनर में जो वो सही लग रहा है। सेक्शन नंबर 65 को सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके लिए सेक्शन नंबर 66 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कह रहा है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट पे सर्विस करनी है तो किस तरीके से होगी, कौन करेगा, तो जो कि उनके हेड ऑफिस है वहां पर भेजा जाएगा, हेड ऑफ द ऑफिस के पास भेजा जाएगा, जहां पर भी वो पर्सन एम्प्लॉयड है, और फिर उनको जो है जब भेज दिए गए, उन्होंने देख लिया तो रिटर्न कर देंगे कोर्ट को साइन करने के बाद, और ऐसे सिग्नेचर को एविडेंस माना जाएगा ड्यू सर्विस का। सेक्शन नंबर 67 में बता रखा है सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स व्हेन अ कोर्ट desires that a summon issued shall be served at any place outside its local jurisdiction shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction of person summoned reside। भाई अगर आपको बाहर भेजना है तो उन मजिस्ट्रेट के पास आपको भेजना पड़ेगा जहां पर वो पर्सन ओरिजिनली, मतलब जहां पर वो पर्सन रिसाइड कर रहा है। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 68 में बताया गया प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। सेक्शन नंबर 69 में बताया गया सर्विस ऑफ समन्स, सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा, तो जहां पर समन विटनेस को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा जाएगा, जहां पर वो ऑर्डिनरी डिसाइड कर रहा है, बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, या वर्क्स फॉर गेन कर रहा है। ठीक है, फिर आ जाओ वारंट पे। वारंट पे क्या हो रहा है, वारंट में फॉर्म ऑफ वारंट और अरेस्ट के बारे में सबसे पहले तो बताया, तो वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड शैल बियर। अब ये देखो वारंट डुप्लीकेट में नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये वारंट जो है वो डुप्लीकेट में नहीं है। इसेंशियल्स इसके यही है कि राइटिंग में होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन होना चाहिए, और जो है कोर्ट का सील होना चाहिए। सेक्शन नंबर 71 पढ़ना चाहो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। 72 आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वारंट जो है किसको डायरेक्ट किया जाएगा, तो पुलिस ऑफिसर, वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरी बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर। ठीक है, बट द कोर्ट इशूइंग अ वारंट इफ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी, इमीडिएट एग्जीक्यूशन नेसेसरी है, और कोई पुलिस ऑफिसर अगर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो किसी पर्सन को या किसी पर्सन को भी कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकती है उस पर्सन को कि आप एग्जीक्यूट करिए जा करके वारंट। ठीक है, when a warrant is directed to more officers or persons than one it may be executed by all or by any of one of them। ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन वारंट में भी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, ये एक बार देख लेना, इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट अ वारंट ऑफ एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट और प्रोक्लेम्ड ऑफिसर, एक बार देख लेना, इतना नहीं पूछा जाएगा। 74 में वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे ऑल्सो बी एक्सिक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज एंडोर्स्ड अपॉन द वारंट, जिसका नाम जो है वारंट में एंडोर्स किया हुआ है। ठीक है, फिर 75 में नोटिस ऑफ सब्सटेंस, इतना नहीं पूछा जाता। सेक्शन 76 भी पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट, ही तो वही चीज है कि पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया उसको तुरंत जो है 24 आवर्स में लाया जाएगा। 76 में भी 57 देखा, 76 देखा, सेम बात ही कर रहे हैं। फिर वारंट व्हेन वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूटेड, वारंट कहीं पर भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। 77 में ये बता रखा है। 78 में कह रहा है एग्जीक्यूशन आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन, कह रहा है कि अगर वारंट जो है सर्व किया गया है लोकल जुरिडिक्शन के बाहर, इट विल नॉट बी डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग टू द पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स जुरिडिक्शन, किसको दिया जाएगा, फॉरवर्डेड बाय द पोस्ट टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट डीएसपी को, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जहां पर जो है वारंट को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, फिर द कोर्ट इशूइंग वारंट शैल फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द वारंट द सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, भाई सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन वगैरह भी बताना पड़ेगा कोर्ट को जो वारंट इशू कर रहा है। सेक्शन नंबर 79 में वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, तो when a warrant is directed to a police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court, he shall already take for endorsement of, ये एक बार देख लेना, ये सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सेक्शन नंबर 80 81
छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं बनते। समन और वारंट से जितना मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ वही उसी तरीके के सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपका जो है प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट वाला जो है सिस्टम वो शुरू होता है। ये तो मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन तो हम 100 क्वेश्चन कह रही हूँ 100 तक ही तो कर लें, क्योंकि फिर 105A से आपका चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से भी अब कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बचती है, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। मतलब आप देखो 484 सेक्शन, तो सारे सेक्शन तो ऑब्वियसली आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, कुछ ही सेक्शंस हैं जो रेलिवेंट है। अब प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट होता क्या है। तो देखो, समन्स इशू किए गए किसी पर्सन को, लेकिन कोर्ट को लग रहा है कितनी बार समन्स इशू करने के बाद भी ये पर्सन नहीं आ रहा है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये भाग गया है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपेयर नहीं कर रहा है, बिना किसी रीजनेबल कॉज के लिए भी वो नहीं बता रहा है। तो उसके बाद समन्स के बाद जो है वारंट इशू होने लगते हैं। वारंट पे भी वो बंदा नहीं आया, उसके बाद वारंट भी इशू हुए और फिर रीजन टू बिलीव ऐसा कोर्ट को लग रहा है कि अक्यूज्ड भाग चुका है, और या फिर वो कहीं पर छुपा बैठा है जिसकी वजह से वो अवॉइड कर रहा है द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो कोर्ट जो है एक रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश करती है, जहां पर वो रिक्वायर करती है अक्यूज्ड को कि वो अपेयर करे बिफोर द कोर्ट, और वो प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट भी करा सकती है प्रॉपर्टी की। ठीक है, और अगर अक्यूज्ड अब फेल हो गया अपेयर करने के लिए आफ्टर द प्रोक्लेमेशन के बाद भी, द कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकती है। तो अगर हम ये कहें कि प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट साथ में चल सकता है तो बिल्कुल चल सकता है। ठीक है, अगर कोर्ट को ऐसा रीजन टू बिलीव है, उन्हें सही लग रहा है, तो कोर्ट के पास पूरी पावर है कि प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट वो साथ में भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले प्रोक्लेमेशन होगा फिर अटैचमेंट होगा। अगर लग रहा है कि ये इतनी बार भी बुलाने पर नहीं आया और नहीं आएगा, तब प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट साथ में हो सकता है। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनते चलना। सेक्शन नंबर 82 में आपको प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग के बारे में बताया गया। ठीक है, जो पर्सन एब्सकॉन्ड कर रहा है, भाग रहा है या भाग गया है, जो भी है, या तो भाग गया है या खुद को कंसील कर रहा है, तो कोर्ट जो है एक रिटन प्रोक्लेमेशन करेगी, पब्लिश करेगी, स्पेसिफाई करेगी प्लेस और टाइम जहां पर मतलब उस पर्सन को आना है, एक पब्लिश करेगी एक रिटन प्रोक्लेमेशन, और टाइम बताएगी कि जहां पर आपको पहुंचना है, नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच पब्लिकेशन। 30 दिन के अंदर अंदर, जब प्रोक्लेमेशन इशू हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर अब उस पर्सन को अपेयर होना ही होना पड़ेगा। ठीक, प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश एज फॉलोज, इट शैल बी पब्लिकली रेड। यही सारी चीजें होती हैं प्रोक्लेमेशन का, जो क्या इसेंशियल्स टाइप की भी आप इसे कह सकते हो। पब्लिकली जो है पुलिस ऑफिसर उसको रीड करता है जहां पे वो पर्सन रह रहा है कि ऐसा पर्सन है और इसको जो है ये मिल नहीं रहा है, या जो भी खुद को छुपा रहा है, जो भी कर रहा है। फिर वो जो रिटन प्रोक्लेमेशन है उसको अफिक्स किया जाएगा घर के पास। कॉपी देयर ऑफ शैल बी अफिक्स टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट, किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट के कोर्ट हाउस में भी, ये घर के कॉन्स्पिशियस पार्ट नहीं, कोर्ट हाउस में भी जहां पे आते जाते लोग देखे वहां पर भी उसको अफिक्स किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहा कि जो कॉपी है इसकी पब्लिकेशन की, हाँ मैंने बता दिया कि कोर्ट हाउस के पास जो है इसको फिक्स किया जाएगा, और अगर कोर्ट को सही लगता है तो वो ऑर्डर कर सकती है पब्लिकेशन के लिए डेली न्यूज़पेपर में भी कोर्ट निकलवा सकती है कि ये पर्सन जो है नहीं आया है, ठीक है, नहीं आ रहा है, जो भी है। ये है सेक्शन नंबर 82 आपका। फिर आप सेक्शन नंबर 82 में बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। 83 में पूछ रहा है अटैचमेंट ऑफ, अब प्रोक्लेमेशन हो गया, उसके बाद प्रोक्लेमेशन इशू करना, कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट एनी टाइम और एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन अंडर द अटैचमेंट ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच करा सकती है, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, बिलोंगिंग टू दैट प्रोक्लेम्ड पर्सन। अब भाई तुमको प्रोक्लेमेशन इशू करने पर आप नहीं आए तो वो प्रोक्लेम्ड पर्सन के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। रीजंस जो है रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अटैचमेंट के लिए, क्यों मतलब अटैचमेंट हो रहा है वो देखना पड़ेगा। एक मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि अटैचमेंट जो है साइमल्टेनियसली प्रोक्लेमेशन के साथ वर्क कर सकता है अगर कोर्ट को ऐसा रीजन टू बिलीव है, यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, अगर कोर्ट को ऐसा रीजन टू बिलीव है कि ये जो पर्सन है, प्रोक्लेम्ड पर्सन है, ये प्रॉपर्टी अपनी डिस्पोज ऑफ कर देगा, बेच देगा या कुछ भी कर देगा, होल या एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद हम कुछ भी रिकवर नहीं कर पाएंगे, और इज अबाउट टू रिमूव, या फिर वो प्रॉपर्टी अपनी रिमूव कर रहा है लोकल जुरिस्डिक्शन कोर्ट में, कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन से, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं अटैचमेंट साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन के साथ अटैचमेंट भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये प्रॉपर्टी अटैच हुई है ये स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे रहती है।
बाकी एक बार देख लेना, द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच टू बी डेट और रिमूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय सीजर, ये सब सारी चीजें इतना नहीं पूछी जाती। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू द अटैचमेंट, रिलीज, सेल, रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें प्री के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Then 88 में appeal from rejecting application for any person referred in subsection 2 of subsection 3 of section 85 who's aggrieved by any refusal to deliver property or the process of sale thereof may appeal to the court, कोर्ट में वो अपील कर सकता है, which appeals ordinarily lie from the sentence of the first mentioned court। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 87 में बताया issue of warrant in lieu or in addition to summons, मतलब या तो उसकी जगह पर या फिर समन्स के साथ। तो कोर्ट जो है किसी भी केस में इज एम्पावर्ड टू इशू अ समन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन इशू आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजंस इन राइटिंग अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। ठीक है, वो ऐसा कर सकते हैं कोर्ट। तो एक बार देख लेना। फिर उसके बाद 88 है पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपेयरेंस, बॉन्ड के लिए भी पावर है। अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपेयरेंस, अगर ब्रीच किया बॉन्ड का तो अरेस्ट भी कर सकता है कोर्ट, मतलब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेगा। प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट ऑफ अरेस्ट, वही सेम चीज यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पे इतने सारे सेक्शंस जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो मेन सेक्शंस हैं वो यही सब है। फिर चैप्टर नंबर 7 में प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, 91 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 91 कह रहा है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। अब यहाँ पर पर्सन को प्रोड्यूस नहीं करना है, मतलब यहाँ पर अब पर्सन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, देखो मुझे याद आ गया, वारंट के लिए ही इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, प्रोड्यूस तो नहीं लेकिन ही इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। कहाँ पर लिखा था हमने समन्स और वारंट वाला? वारंट में ही इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। ब्रॉट का मतलब इसको लेके आया जा रहा है उसके द्वारा, पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा या किसी भी पर्सन के द्वारा जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। हाँ, 91 में आपको समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग के बारे में बताया गया। कोई भी डॉक्यूमेंट या दूसरी चीज अगर कोर्ट के द्वारा रिक्वायर है या पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिक्वायर है तो कोर्ट समन इशू कर सकता है उस, या फिर एक वो देखो, अगर कोर्ट इशू कर रहा है तो समन इशू करेगा, और अगर वो पुलिस ऑफिसर को अगर कोई चीज चाहिए तो वो एक ऑर्डर देंगे उस पर्सन को जिसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वगैरह है, ठीक है, और फिर उसको वो प्रोड्यूस करना होगा। और सिर्फ यहाँ पर मेयर प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और थिंग इज सफिशिएंट फॉर द, बस यहाँ पर और कुछ नहीं होता, सिर्फ अगर आपने प्रोड्यूस ही कर दिया, दैट मेयर प्रोडक्शन ही अगर आपने कर दिया तो कंप्लायंस हो गया है इस सेक्शन का। यहाँ पर ये सेक्शन बनाया है इसलिए गया है ताकि हम प्रोड्यूस करवा सकें डॉक्यूमेंट वगैरह। सब सेक्शन 3 में बताया गया कि कोई भी इस सेक्शन में नथिंग इन सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट सेक्शंस 123, 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कुछ भी नहीं। और बैंकर्स बुक्स ऑफ एविडेंस एक्ट भी जो है इसको इफेक्ट नहीं करता ये सेक्शन, ठीक है। और ये टू अप्लाई लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल थिंग इन कस्टडी ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। फिर उसके बाद प्रोसीजर एज टू द टेलीग्राम लेटर्स एंड टेलीग्राम, सेक्शन नंबर 92 में हमें डीएम के बारे में बताया गया, सीजीएम के बारे में बताया गया। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या पार्सल जो कि कस्टडी में है किसी पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के और ओपिनियन में लग रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सीजीएम को, सेशन या हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, वांटेड फॉर सम पर्पस, फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर उन्हें चाहिए तो वो ऑर्डर कर सकते हैं पोस्टल को या टेलीग्राफ अथॉरिटी को कि वो प्रोड्यूस करें कोई भी डॉक्यूमेंट, पार्सल या कोई भी ऐसी चीज जो कि इनकी कस्टडी में है, पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी की अगर कस्टडी में है तो। और ये जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कमिश्नर, ठीक है, या फिर एसपी भी रिक्वायर कर सकते हैं पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी को टू कॉज कि वो सर्च करें अपनी जगह पर, ठीक है, कि है ये पर्टिकुलर पार्सल या जो भी चीज को कहा गया है, और डिटेन करें उसको अपने पास तब तक कि जब तक कि डीएम का या सीजीएम का कोई दूसरा ऑर्डर नहीं आ जाता, ठीक है। क्या कहा कि कोई डॉक्यूमेंट, पार्सल या थिंग है, अगर इन द ओपिनियन ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लग रहा है या कमिश्नर ऑफ पुलिस को या डीएसपी को अगर ऐसा लग रहा है उनको ये सारी चीजें चाहिए तो वो पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी से जिस भी तरीके का केस है उसको कहेंगे कि आप अपनी जगह पर उसको ढूंढिए और डॉक्यूमेंट अपने पास डिटेन करके रखिए या डॉक्यूमेंट या पार्सल अपने पास डिटेन करके रखिए जब तक कि ऑर्डर नहीं आ जाता डीएम साहब के पास से, सीजीएम साहब के पास से या कोर्ट के पास से, ठीक है। अपने पास आप डिटेन करके रखिए, जब हमें चाहिए होगा मंगाएंगे। सेक्शन नंबर 93 में बताया कि सर्च वारंट कब इशू किया जा सकता है, जब ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन जो है वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करेगा समन्स के द्वारा, तो किया जा सकता है। जहां पर कोर्ट को यही नहीं पता कि पोजेशन किसके पास है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, तो भी जो है सर्च वारंट को इशू किया जा सकता है। जहां पर कोर्ट ऐसा कंसिडर कर रही है कि इंक्वायरी, ट्रायल के लिए या किसी और प्रोसीडिंग के लिए ये इट विल बी सर्व्ड बाय जनरल सर्च और इंस्पेक्शन, जल्दी से मतलब चाहिए होगा,
तो फिर जो है सर्च वारंट को भी इशू किया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाने के लिए। और कोर्ट जो है स्पेसिफाई करेगी वारंट पे दैट पर्टिकुलर प्ले कि ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 2 में कि कोर्ट जो है वो स्पेसिफाई करती है उस पर्टिकुलर प्लेस में ही सिर्फ सर्च करना होता है, ये नहीं कि अंदर बाहर कहीं और सर्च करने लगे, जहां पे कोर्ट ने बताया बस वहीं पर सर्च करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 में बताया है कि सिर्फ डीएम और सीजीएम ही एम्पावर्ड है, सिर्फ डीएम और सीजीएम ही एम्पावर्ड है टू ग्रांट अ वारंट फॉर सर्च ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। अगर मतलब अरेस्ट वारंट नहीं, सर्च वारंट इशू करने के लिए अगर किसी डॉक्यूमेंट को, पार्सल को या किसी भी अगर और दूसरी चीज को अगर मंगाना है तो पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास वो है तो। फिर 90 फॉर सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड, एक बार अगर देखना चाहते हो तो देख लेना, यहाँ से सवाल नहीं बनता है, ठीक है। 94 से 95 में बताया पावर टू डिक्लेयर सर्टन पब्लिकेशंस फॉरफीटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। तो जहां पर कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई बुक है या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिंट किया गया है एंड अपेयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, अगर ऐसा लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कोई मैटर ऑफ पब्लिकेशन है जो कि पनिशेबल है इन सेक्शंस के अंडर, तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी मैं डिक्लेयर एवरी कॉपी टू बी फॉरफीटेड, उसको फॉरफीटेड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। एंड एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको सीज कर सकता है इन कहीं पर भी अगर उससे मिले, एनीवेयर फाउंड इन इंडिया, कहीं पर भी अगर उससे मिले तो पुलिस ऑफिसर उसको तुरंत ही तत्काल प्रभाव से सीज कर सकता है। कोई भी मजिस्ट्रेट में बाय वारंट ऑथराइज कर सकता है पुलिस ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर कि वो सर्च करें या एंटर कर सकते हैं किसी भी ऐसी प्लेस पर जहां पर ऐसा लग रहा है, शक है कि पर्टिकुलर चीजें जो है मिल जाएंगी वहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद 96 छोड़ दो, इतना ज़्यादा पढ़ना की जरूरत नहीं है। 97 में सर्च फॉर पर्संस रॉन्गफुली कन्फाइंड, जिसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है कुछ पर्संस को, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास अगर रीजन टू बिलीव है कि किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर सर्च वारंट इशू कर सकते हैं एंड डायरेक्ट द पर्सन टू सर्च हिम एंड इफ फाउंड, उसको इमीडिएटली जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। फिर सेक्शन नंबर 98 बहुत ही प्यारा सेक्शन है, दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सेक्शन आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं एक भी सेक्शन आप छोड़ करके नहीं जा सकते, ठीक है। पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन, अगर अबडक्टेड फीमेल्स का रिस्टोरेशन भी है, कंपेल करने का पावर है यहाँ पर किसके पास, बता रही हूँ अभी। जब कंप्लेंट आई है ओथ पर कि अबडक्शन हुआ है किसी विमेन का, किसी फीमेल का, या फिर अनलॉफुली डिटेन किया गया है किसी भी विमेन को, मान लो किसी पुलिस ऑफिसर ने अनलॉफुली डिटेन करके रखा, उसके पास कोई लॉफुल अथॉरिटी नहीं है उसको डिटेन करने की, यहाँ पर सिर्फ पुलिस ऑफिसर की बात नहीं है, किसी भी पर्सन ने अगर अनलॉफुली डिटेन करके रखा है, या फिर कोई फीमेल चाइल्ड है अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई बातें बताई हैं फीमेल्स के बारे में। अबडक्टेड फीमेल है या अनलॉफुल डिटेंशन कर रखा है विमेन का, या कोई चाइल्ड है, कोई फीमेल चाइल्ड है अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो वो भी किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए उसको जो है पकड़ करके रखा है, तो डीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, वही सेम 3 अथॉरिटीज, डीएम, जेएमएफसी और एसडीएम, ये तीनों लोग ऑर्डर कर सकते हैं, मेक एन ऑर्डर फॉर इमीडिएट रिस्टोरेशन। ये पूछ लिया जाता है कि इमीडिएट रिस्टोरेशन कहाँ कराया जाता है, तो इस सेक्शन के अंडर कराया जाता है, ऑफ सच वुमेन टू हर लिबर्टी एंड ऑफ सच फीमेल चाइल्ड टू हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड को, पेरेंट को या गार्जियन को, और अदर पर्सन हैविंग द लॉफुल चार्ज, या कोई ऐसा पर्सन जिसके पास उस चाइल्ड का लॉफुल चार्ज है, एंड मे कंपेल कंप्लायंस विद सच ऑर्डर एंड यूजिंग सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी, जो भी सारी चीजें हैं जिसकी अथॉरिटीज आपको याद रखनी है कि किसके पास अथॉरिटी है। फिर पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च, अब यही एक सेक्शन है जो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 100। 99 इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पर ऐसा कोई प्लेस है विच इज लाइबल टू सर्च, मतलब उसको सर्च करना है, दैट इज क्लोज्ड, वो बंद है, तब कैसे होगा, एनी पर्सन रिसाइडिंग इन, और अगर वो जो वहां पर इंचार्ज है उस पर्टिकुलर प्लेस का, तो अलाउ करेगा सर्च ऑफिसर को कि वो इनग्रेस करें, मतलब अंदर जाएं और सर्च करें, ठीक है, और अफोर्ड करेंगी सारे रीजनेबल फैसिलिटीज जो एक पुलिस ऑफिसर को चाहिए होती है, मतलब उसको कॉर्पोरेट करे, कहने का ये मतलब है। सबसेक्शन 2 में फिर कहा कि अगर इनग्रेस इनटू सच प्लेस अगर ऑब्टेन नहीं करा जा पा रहा है तो वारंट एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा ऑफिसर को, और फिर उसके बाद जो है उसी तरीके से प्रोसीड करें जैसे कि सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 में वो प्रोसीड करते हैं। जहां पर पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल सस्पेशन है कि वो पर्सन कंसील कर रहा है, कोई आर्टिकल छुपा रहा है अपने पास, तो वो उसे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, भले ही वो वहां का इंचार्ज है, वहां पे रह रहा है, जो भी कोई है। और वुमेन की केस में
सर्च जो है वुमेन के द्वारा ही होगी, फीमेल ऑफिसर के द्वारा ही होगी और डिसेंट मैनर में होगी। फिर उसके बाद सब सेक्शन 4 में क्या बताया, कहा कि अगर उस सर्च करने से पहले पुलिस ऑफिसर जो है 2 पर्सन को, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेलिटी के 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट और रीजनेबल इनहैबिटेंट्स को बुला सकते हैं जहां पर उनको सर्च करना है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो किसी दूसरी लोकेलिटी से, बगल की पास वाली लोकेलिटी से भी बुला सकते हैं, ताकि वो विटनेस करें उस सर्च को कि ये चीज जो है हो रही है। ठीक है। फिर सबसेक्शन 5 में जो है बताया कि द सर्च जो है कंडक्ट करी जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ दोज विटनेस, जो विटनेस के प्रेजेंस में ही होगी, और लिस्ट जो है सीज आर्टिकल्स की, जो भी आर्टिकल्स उन्होंने वहां से सीज किए हैं वो प्रिपेयर करे जाएंगे और उनसे जो है साइन कराया जाएगा उन विटनेसेस से। ठीक है, प्रिपेयर करे जाएंगे, लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी और साइन कराया जाएगा। देन सबसेक्शन 6 कह रहा है कि जो ऑक्यूपेंट है ऑफ द प्लेस, मतलब जहां पर जो पर्सन ने उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, और सम पर्सन, जो भी अदर पर्सन, वो उनको अलाउ किया जाएगा वहां पर रहने के लिए, कि आप रुको और देखो कि हम सर्च कर रहे हैं, ये नहीं कि उनको बाहर निकाल के फेंक दिया जो वहां पर रह रहे हैं, उनको ऐसे नहीं किया जाएगा, उनको वहां पर रखा जाएगा, मतलब रहने की परमिशन दी जाएगी। एंड द कॉपी ऑफ द सीज्ड आर्टिकल, जो भी आर्टिकल उन्होंने सीज किए हैं, अलॉन्ग विद द साइन ऑफ द विटनेस, विटनेस के साइन के साथ जो है उसको उस पर्सन को डिलीवर किया जाएगा, शैल बी डिलीवर टू सच ऑक्यूपेंट और पर्सन। जहां पर वो पर्सन, जहां पर व्हेन एनी पर्सन इज सर्च अंडर सबसेक्शन 3, तो लिस्ट जो है सारी चीजों की टेकन पोजेशन ऑफ शैल बी, जो भी पोजेशन वगैरह लिया गया है जब हम उस पर्सन की जो है सर्च कर रहे हैं उस पर्सन का, तो जो भी लिस्ट, जो भी चीजें उसके पोजेशन से ली गई हैं उसका लिस्ट बनाया जाएगा, और एक कॉपी देयर ऑफ शैल बी डिलीवर टू सच पर्सन, की आपसे जो है ये सारी चीजें ली गई हैं आपके पास से, जहां पर वो सस्पेक्टेड है कि कोई चीज छुपा रहा है। तो सबसेक्शन 3 में इसी के बारे में तो हम लोग बात कर रहे थे कि वो कोई चीज छुपा रहा है। हाँ, रीजनेबल सस्पिशन है दैट ही इज कंसीलिंग समथिंग। देन सबसेक्शन 8 में क्या क्या कहा लास्ट सबसेक्शन में, कि इफ एनी पर्सन विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के कॉज करता है, रिफ्यूज करता है, सॉरी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज रिफ्यूज करता है या नेग्लेक्ट करता है अटेंड करने के लिए या विटनेस करने के लिए वो पर्टिकुलर सर्च का प्रोसीजर, तो सेक्शन 187 के अंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 187 के अंदर उसको 187 आईपीसी के अंदर पनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ तक हम लोगों ने आज कंप्लीट कर ली है। फिर उसके बाद 101 में डिस्पोजल ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें, यहाँ से ये सारी चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप देखना चाहें तो इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ से चीजें नहीं आती। और ये चैप्टर 7A से तो कभी भी कुछ भी नहीं पूछा जाता है। 105A में बस एक ही कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कहाँ पर डिफाइंड है, ये बात याद रखना कि 105 के A क्लॉज में दिया हुआ है, बाकी और कुछ भी चैप्टर 7A से नहीं आता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर 8 शुरू करेंगे, वहां से जो है और इम्पोर्टेंट सेक्शंस हमारे शुरू होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट वगैरह है, तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो भी आपका CRPC का पार्ट है चैप्टर 7 तक, जो भी सारी चीज़ें आपसे फ्री में पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें कवर करने की। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट वगैरह है, तो वो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।